Okay. Assalamu alaikum, dear participants. Welcome to BJ Microlab. Um, First of all, before going into detail of phylogenetic tree and GenBank submission, I would like to give you some orientation about BJ Microlab. BJ Microlab is a purposely developed R&D lab. So I was giving you some orientation about BJ Microlab. BJ Microlab is a purposely developed research and development lab. And the purpose of BJ Microlab is to facilitate the researchers. When I was doing my PhD, I feel कि हमारे जो students हैं, they just read the science. जबकि साइंस रीड करने की चीज नहीं है. साइंस इज अ नेम ऑफ प्रैक्टिकल, इज डूइंग द थिंग्स. जबकि हम अपने करिकुलम में अनफॉर्चुनेटली बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं, दिखाते नहीं हैं. ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता है. इवन दे हैव टेकन देयर डिग्रीज, उनकी डिग्रीज उनके पास होती हैं जो कि उन्हें नाम देती हैं, इज्जत देती हैं, लेकिन दे डोंट हैव द स्किल. तो हमने ये बीजे माइक्रो लैब इसी पर्पज से डेवलप की. इसको हमारा जो पर्पस था बनाने का वो यही था कि हम अपनी यूथ को स्किल दे सकें. ठीक है. वी स्टार्टेड विद माइक्रोबायोलॉजी लैब. हमने बिकॉज आई हैव डन PhD इन माइक्रोबायोलॉजी. आई एम डॉक्टर बुशरा जमील and I did PhD in microbiology. So I started BJ Microlab with a fully functional microbiology lab, क्योंकि मैंने ये फील किया था कि बहुत सारे जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, केमिस्ट्री के, फिजिक्स डिपार्टमेंट्स, तो उनके स्टूडेंट्स डिफरेंट फॉर्मुलेशंस बनाते हैं. केमिस्ट हैं, डिफरेंट फार्मूलाज डेवलप करते हैं. आगे जब उन्हें एंटी बैक्टीरियल टेस्टिंग, एंटी फंगल टेस्टिंग, MIC, एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल, एंटी डायबिटिक पोटेंशियल, इस तरह की टेस्टिंग ऑन माइक्रोबायोलॉजी पर्टिकुलरली करनी होती है, तो दे डोंट हैव द एक्सपर्टीज to conduct that part of the research. So हमने we actually took a start with microbiology because that was my domain. But now we have fully functional molecular biology lab, we have proteomics, we have nanobiotechnology lab, we have cell culture lab. So likewise, we are trying to extend our facilities day by day. And literally we have trained thousands of students in all these molecular biology, microbiology, and nanobiotechnology, all in all these techniques. हमारी सारी अपडेट्स फेसबुक पेज पे भी और लिंक्डइन पेज पे भी अवेलेबल होती हैं. यू कैन फॉलो बीजे माइक्रो लैब ऑन फेसबुक, लिंक्डइन, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें जो भी अपकमिंग वर्कशॉप्स होंगी. अच्छा, अब बच्चे आपने देखा होगा कि पर्टिकुलरली इफ आई टॉक विद रेफरेंस टू माइक्रोबायोलॉजी, तो उन्हें माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है. ठीक है. माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन के दो तरह से किया जा सकता है, एज ऑल यू नो. बायोकेमिकल टेस्ट भी किया जा सकता है, यानी API किट, एनालिटिकल प्रोफाइल इंडेक्स किट को भी आप यूज के आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दैट इज फिनोटाइपिक आइडेंटिफिकेशन. सेकेंड वे ऑफ आइडेंटिफाइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म is by sequencing or genotypic, by genotype method. So for sequencing, the flow of work is that BJ Microlab is also facilitating or providing sequencing facility. We have developed our own DNA extraction kit. We have developed our own RNA extraction kit, and we also do PCR. So जो Sanger sequencing का flow of work है, वो किस तरह से होता है कि आपके पास एक बैक्टीरिया, पहले आपने अननोन एक बैक्टीरिया आइसोलेट किया उसको. फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा, जब भी आपने whenever you have to go for sequencing, the primary requirement is that it should be 100% pure. There shouldn't be any contamination in the culture. तो इस स्टेप में आपने जल्दी नहीं करनी,
यानी इस तरह नहीं करना कि आपको अनसर्टेनिटी है एंड यू स्टार्ट प्रोसीडिंग इट. फर्स्ट मेक इट श्योर कि योर कल्चर शुड बी 100% प्योर. ठीक है, तो आप उसको जितनी दफा भी आपको रिकल्चर करना पड़े आप करें. उसको उसकी प्योर आइसोलेटेड ग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल कॉलोनी, फिर उसको आप रिजर्व करें और उसको आगे से सेंगर सीक्वेंसिंग के लिए लेके जाएं. ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपनी ग्रोथ को आइसोलेट करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसको आइसोलेट करना है. और फिर फर्स्ट स्टेप ऑफ सीक्वेंसिंग इज डीएनए एक्सट्रैक्शन. ठीक है, अब डीएनए एक्सट्रैक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं. आप जो भी मेथड यूज करें, इट डजेंट मैटर. ठीक है, हमारी बीजे माइक्रो लैब में वी एक्सट्रैक्ट डीएनए बाय यूजिंग आवर ओन किट. उसकी हमारी सारी मेथडोलॉजी यूट्यूब पे भी उसका अवेलेबल है ट्यूटोरियल. इसके अलावा हमारे जो पेजेस हैं उस पर भी आपको मिल जाएगा कि हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट डीएनए बाय यूजिंग आवर किट. ठीक है, फिर डीएनए एक्सट्रैक्शन करने के बाद यू हैव टू चेक कि डीएनए एक्सट्रैक्ट हुआ भी है या नहीं. अब चेक करने के लिए भी दो मेथड्स हो सकती हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. ठीक है, तो अब क्वालिटेटिव मींस वो आपको सिर्फ ये बताएगा कि डीएनए एक्सट्रैक्ट हुआ है कि नहीं. ठीक है, और वो कैसे आप करेंगे, यू विल रन योर डीएनए ऑन जेल. ठीक है, अगर बैंड आ जाता है इट मींस यू हैव एक्सट्रैक्टेड योर डीएनए सक्सेसफुली. और अगर बैंड नहीं आता है इट मींस यू हैवंट गेट योर डीएनए. अच्छा, दूसरा जो ये दिस इज क्वालिटेटिव मेथड जो कि आपको प्रेजेंस और एब्सेंस बता रहा है. सेकंड मेथड इज क्वांटिटेटिव. Quantitative method is by the use of nanodrop. ठीक है, we have this, you can see here we have kept the nanodrop. This small instrument, ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है लेकिन काम बड़े बड़े करता है. It's a nanodrop and it works on the base on the principle of स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसीलिए इसको नैनो ड्रॉप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी कहा जाता है. ठीक है, तो क्यों, बिकॉज इट वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. ये आपको डीएनए की क्वांटिटी भी बताता है और क्वालिटी भी बताता है. यानी ये तो पता चल ही जाएगा कि डीएनए एक्सट्रैक्ट हुआ है कि नहीं, वो डेफिनेटली. लेकिन ये आपको एग्जैक्टली बताएगा कि डीएनए एक्सट्रैक्ट हुआ है तो किस क्वांटिटी में हुआ है. जैसे मैंने बताया आपको कि हम अपनी किट से जब भी डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं द यील्ड इज मोर देन 6000 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर. ठीक है, सो सेकंड स्टेप इज डीएनए क्वांटिफिकेशन. नाउ कम्स टुवर्ड्स द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप, अब आपको पता चल गया आपने डीएनए भी एक्सट्रैक्ट कर लिया है एंड यू हैव a very good quality of DNA. Now the third step is PCR. ठीक है, अब because आज की जो ये वर्कशॉप है it's around bacterial genome, bacterial sequencing. ठीक है, तो अब जब आपने पीसीआर करना है तो बैक्टीरिया के केस में आप कौन सा पीसीआर रन करोगे, इट्स कॉल्ड 16S राइबोसोमल आरएनए. ठीक है, दिस इज द यूनिवर्सल प्राइमर फॉर बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, आप 16S राइबोसोमल आरएनए का प्राइमर रन करके पीसीआर रन करेंगे. ठीक है, पीसीआर की भी और डीएनए एक्सट्रैक्शन की ये हम सब ये भी वर्कशॉप्स रेगुलरली कंडक्ट करवाते रहते हैं. अगर आप में से किसी का भी इंटरेस्ट हो तो हम अपनी ट्रेनिंग कस्टमाइज भी अरेंज करते हैं, तो यू कैन कांटेक्ट आवर स्टाफ. ओके, सो पीसीआर अब आपने रन किया 16S राइबोसोमल आरएनए का. और अब नाउ यू हैव टू कंफर्म कि आपका पीसीआर आपकी जीन एम्प्लीफाई हुई है कि नहीं हुई. तो अगेन आप उसको कैसे टेस्ट करेंगे, बाय जेल इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, आप जेल रन करेंगे और उस पर अपने पीसीआर प्रोडक्ट को रन करेंगे और देखेंगे कि देयर शुड बी अ वेरी सॉलिड कंक्रीट बैंड. ठीक, एक सिंगल लाइन शार्प लाइन होनी चाहिए क्योंकि सीक्वेंसिंग के लिए प्योरिटी मैटर्स द मोस्ट. ठीक है, अब आपके पास नाउ अगर आपके पास एक सिंगल सॉलिड बैंड आ जाता है तो नाउ यू हैव डन योर पीसीआर, यू हैव एम्प्लीफाइड योर जीन. अब इस पीसीआर प्रोडक्ट को यू हैव टू सेंड इट फॉर सीक्वेंसिंग. ठीक है, अब ये भी बच्चों को बड़ी मिथ होती है, बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सीक्वेंसिंग के लिए कैसे भिजवाना है. अच्छा, अब सीक्वेंसिंग के लिए जब आपने सैंपल भिजवाना होता है तो अब ना हमारा लैब का काम कंप्लीट हो गया. अब आपके पास पीसीआर प्रोडक्ट आ गए हैं. ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप
is PCR product purification. अब ये जो PCR प्रोडक्ट प्योरिफिकेशन है ये आप खुद भी कर सकते हैं, इसकी किट्स मिलती हैं। और ये भी कर सकते हैं कि आप जिस कंपनी से सीक्वेंसिंग करवा रही हैं आप उन्हें ही कह दें कि PCR प्योरिफिकेशन भी कर लें और देन सीक्वेंसिंग भी कर लें, ठीक है। ऑल द सीक्वेंसिंग कंपनीज दे आर ऑफरिंग बोथ द प्रोसीजर्स, ठीक है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप प्योरिफिकेशन खुद करना चाहते हैं या जिस कंपनी को आप सीक्वेंसिंग के लिए भिजवा रही हैं आप उनको ऑथराइज करते हैं फॉर प्योरिफिकेशन। व्हाट वी डू, वी ऑथराइज द सीक्वेंसिंग कंपनी। रीजन बीइंग कि जब हम क्यों ऐसे करते हैं, थोड़ा आपका खर्चा थोड़े और एक्स्ट्रा पैसे लग जाते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि जब पीसीआर प्रोडक्ट को आप खुद प्योरीफाई करते हैं, चाहे आप किट यूज करके करें, ठीक है, तो उसकी यील्ड बहुत कम हो जाती है आफ्टर प्योरिफिकेशन, ठीक है। जब यील्ड कम हो जाती है तो आप सेंगर सीक्वेंसिंग के लिए भिजवाते हैं तो यू नेवर गेट द गुड रिजल्ट, ठीक है। हमने ये दोनों तरीके करके देखे, खुद प्योरीफाई करके और फिर सीक्वेंसिंग के लिए भिजवाना, और कंपनी को ही आप ऑथराइज कर दें कि फर्स्ट दे सीक्वेंस योर प्योरीफाई योर पीसीआर प्रोडक्ट एंड देन सीक्वेंस इट। तो दोनों को हमने कंपैरिजन किया तो हमें हमारी दिस इज आवर ओन फाइंडिंग कि जब आप सीक्वेंसिंग कंपनी को ऑथराइज करते हैं to get better sequencing result. Might be उसका रीजन देखिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी प्योरिफिकेशन टेक्निक को अपने इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज किया है, ठीक है। जैसे हर लैब के प्रोटोकॉल्स होते हैं, हमने पीसीआर अपनी लैब की अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज किया है, डीएनए एक्सट्रैक्शन हमने अपनी लैब के अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज किया है। तो इसी तरह डेफिनेटली आप जिस कंपनी को आउटसोर्स कर रहे हैं फॉर सीक्वेंसिंग, उसने भी अपने प्रोटोकॉल, अपनी सराउंडिंग, अपनी इक्विपमेंट, अपनी एम्बिएंट कंडीशंस के मुताबिक ऑप्टिमाइज किए होंगे। सो दिस इज माय सजेशन कि when you are going for sequencing, तो let the sequencing company purify your PCR product, ठीक है। So अब आप जब आप अब आपने sequencing कर ली है, ठीक है, अब आपके पास sequencing के रिजल्ट्स आ गए। उस रिजल्ट्स में आपके पास दो फाइल होती हैं। एक आपके पास क्रोमेटोग्राम होता है जिसमें पीक्स होती हैं, ठीक है। आपको पता है डीएनए की 4 बेसिस है, ए टी सी जी, ठीक है। तो अब क्रोमेटोग्राम में ए सपोज रेड कलर का होगा, ठीक है, टी ब्लैक कलर का होगा, एक सी जो है वो ब्लू कलर का होगा, जी जो है ग्रीन कलर का होगा। तो इस तरह ये इन्होंने कलर्स फोर, जहाँ पे ए आएगा रेड कलर की पीक आ जाएगी, जहाँ पे टी आएगा ब्लैक कलर की पीक। सो इस तरह से इन्होंने जो कंपनी आपको सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स भिजवाती है उसमें दो फाइल्स होती है, एक में आपका फास्टेज सीक्वेंस होता है और दूसरी फाइल में आपका क्रोमेटोग्राम होता है। और क्रोमेटोग्राम में पीक्स होती हैं, और पीक्स मैंने आपको बताया कि वो हर बेस की पीक डिफरेंट कलर से होती है। अब क्वालिटी ऑफ क्रोमेटोग्राम कैसे आप असेस कर सकते हैं कि आपके सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, उसमें आपका जो पीक्स हैं वो सिंगल पीक्स होनी चाहिए। अगर वो ओवरलैपिंग पीक्स हैं उसमें तो इट मींस कि आपका सैंपल प्योर नहीं था, ठीक है, वो सीक्वेंसिंग के अच्छे रिजल्ट नहीं है। मैं आपको बिल्कुल एक लेमैन टर्मिनोलॉजी में बिल्कुल आसान वर्ड्स में समझा रही हूँ कि कैसे आप असेस कर सकते हैं। देयर आर वेरियस टूल्स, लेकिन आप किस तरह से एक नजर में बता सकते हैं। जैसे हमारे पास सीक्वेंसिंग के रिजल्ट आते हैं, हम क्रोमेटोग्राम खोलते हैं, अगर देखें बिल्कुल ऐसे ऐसे खूबसूरत पीक्स हैं, बेशक ऊपर नीचे तो होंगे डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन अगर इंडिविजुअल पीक्स हैं तो इट मींस कि योर सीक्वेंसिंग रिजल्ट्स आर गुड, ठीक है। और अगर एक पीक है उसके साथ ही अंदर एक और पीक है, फिर साथ में दो तीन पीक्स और हैं, तो इट मींस कि आपका कल्चर वाज नॉट प्योर, यू आर गेटिंग ओवरलैपिंग पीक्स बिकॉज ऑफ मिक्स्ड कल्चर, ठीक है। सो दैट वाज द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ टुडेज वर्कशॉप। अच्छा, अब आपके पास दो फाइल्स, जैसे मैंने कहा, एक क्रोमेटोग्राम आएगा और दूसरा फास्टेज सीक्वेंस आएगा, वो नोटपैड में होता है। अब आपने जो क्रोमेटोग्राम है उसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं उसको ओपन करने के, ठीक है। अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। वी आर यूजिंग क्रोमास, ठीक है, CHROMAS, क्रोमास।
क्रोमास हम सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे हैं दैट इज क्रोमास, ठीक है। तो मैं आपको उसका दिखाती हूँ कि उसको हम कैसे यूज करते हैं और पीक्स कैसे होती हैं। सो होल्ड डाउन फॉर अ मोमेंट। अब ये देखें, ये ना कोई बच्चा मुझे जरा बताता रहे अब कि आपको विजिबिलिटी का या आवाज का कोई इशू हो तो मुझे जस्ट कन्वे मी, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास ये देखिए इस तरह से फाइल्स आपके पास आती हैं जब सीक्वेंसिंग कंपनी आपको रिजल्ट्स भिजवाती है। तो ये क्योंकि हमने क्रोमास क्रोमास मैंने आपको बता दिया CHROMAS। ये फाइल्स उस वक्त तक सीक्वेंसिंग की फाइल्स खुलती नहीं है जब तक आपके पास कोई सॉफ्टवेयर ना हो, ठीक है। ये जो नोट पैड वाला होता है ये तो खुल जाते हैं, ऑफ कोर्स ये नोट पैड है, लेकिन सीक्वेंसिंग जो क्रोमेटोग्राम है वो नहीं खुलता अनलेस आपके पास सॉफ्टवेयर ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्रोमास CHROMAS डाउनलोड करना है तो फिर ये फाइल्स खुलेंगी। अब देखिए ये मैं एक क्रोमेटोग्राम खोलती हूँ। अब आप देखें कि वो होते हैं ना कि देख के ही पता चल जाता है कि रिजल्ट्स कैसे हैं। अब देखिए ये कितने खूबसूरत इंडिविजुअल पीक्स हैं। इरशाद मुझे पानी भी दे देना, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सब जैसे मैंने आपको कहा था, देखो ये जी की ब्लैक है, ठीक है, सी जी इज ब्लू, देन जी ब्लैक, यानी आप एक दफा आपको कलर टी रेड, ठीक है, सी ब्लू। तो आपको कलर से ही पता चल जाएगा कि ये जी जब भी ये ब्लैक कलर की पीक होगी तो ये जी की पीक होगी, ग्रीन कलर की पीक होगी तो इट्स फॉर ए, रेड कलर की पीक होगी इट्स फॉर टी। तो आप इधर से भी ये ऊपर भी सीक्वेंस दिया हुआ है और आप पीक्स की बेसिस पे भी आप बता सकते हो कि ये कौन सी बेस है, ठीक है। तो अब आप ये देखें ये पूरा क्रोमेटोग्राम एंड दिस इज द रॉ क्रोमेटोग्राम, हमने इसको कुछ भी ऑल्टरेशन नहीं की। एंड में ये जो आपको थोड़ी सी डिस्टरबेंस नजर आती है ये इस वजह से कि इन जगहों पे प्राइमर बाइंड होता है, ठीक है। तो वो इनिशियल कुछ बेसिस इस वजह से डिस्टर्ब होती हैं, अदरवाइज ये आप देखें पूरा क्रोमेटोग्राम इट्स सो मच ब्यूटिफुली, इट्स इट्स सच अ ब्यूटीफुल क्रोमेटोग्राम, ठीक है। तो ये क्रोमेटोग्राम एक तो फाइल आती है, दूसरी हमारे पास इस तरह की, ठीक है। अब देखो ये 4 नंबर था, इसकी सैंपल आईडी 4 नंबर थी। दूसरा इसका जो नोट पैड की फाइल होगी वो इस तरह से होती है, उसमें ये आप देख सकते हैं कि ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये फर्स्ट बेस कंपनी का, अच्छा जब भी फर्स्ट एज सीक्वेंस होता है तो आपको पता है उसमें ये सिंबल ग्रेटर देन का सिंबल होता है, ठीक है। अब हमारी जो हम जिस कंपनी से सीक्वेंस करवाते हैं हम मैक्रोजिन से नहीं करवाते, ठीक है। मैक्रोजिन के हमारे रिजल्ट्स वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद मैक्रोजिन। मैक्रोजिन के हमारे सीक्वेंसिंग कम से कम बैक्टीरियल सैंपल के सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स नहीं आते हैं, अच्छे नहीं आते। आते नहीं का मतलब ये है कि एक तो मैक्रोजिन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो विदाउट असेसिंग द क्वालिटी ऑफ योर सैंपल वो सीक्वेंसिंग सैंगर सीक्वेंसिंग पे सैंपल्स ले जाते हैं। अब आपके रिजल्ट्स आए या ना आए मैक्रोजिन विल चार्ज यू, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जैसे बीजीआई, बीजिंग जीनोमिक इंस्टीट्यूट, वो पहले आपके सैंपल्स की क्वालिटी को असेस करते हैं और उसके बाद वो उसको सीक्वेंसिंग पे लेके जाते हैं, ठीक है। वो इस तरह नहीं करते कि विदाउट असेसिंग द क्वालिटी ऑफ योर सैंपल सीक्वेंसिंग पे लगा दें और फिर उसके फुली चार्ज करें। तो वो प्योरिटी असेस करने के नॉमिनल से चार्जेस ले लेते हैं। और अगर आपका क्रोमेटोग्राम आपकी सीक्वेंसिंग ठीक होती है तो फिर चार्ज करते हैं, ठीक है। इरफान ये कॉल आ रही है जरा बेटे, सॉरी देखोगे, ये बार बार कॉल आ रही है। या तो ये वो नहीं कर सकते इसका, ये नहीं चल रहा, इसी पे चल रही है वीडियो नहीं है क्या बेटे। तो अब आप देख सकते हैं ये नोटपैड की फाइल है जिसमें हमारे पास सीक्वेंस आता है, यानी सीक्वेंसिंग के बाद आपके पास दो फाइल्स आती है, एक क्रोमेटोग्राम आता है और दूसरा नोटपैड आता है। अब ये फर्स्ट ए सीक्वेंस में जरूरी है कि उसके आगे ग्रेटर देन का सिग्नेचर वो साइन सिंबल बना हो। देन ये फर्स्ट बेस इज द कंपनी जिससे हम सीक्वेंसिंग करवाते हैं, ये इस सैंपल का इन्होंने सीक्वेंसिंग नंबर दिया और फिर उसके बाद जो हमने आईडी दी थी इस सैंपल को वो 4 दी थी, ठीक है। तो उन्होंने फिर उसके बाद ये सारा आपका ये आप देखें ये बिल्कुल, और जो आपका क्रोमेटोग्राम है उसके साथ ही मैच करता हुआ ये सारा आपके पास सीक्वेंस होगा, ठीक है।
तो अब ये हमारे पास जो हम जो प्राइमर यूज करते हैं बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन में, उसका प्रोडक्ट साइज इज 470। ठीक है, तो आप ऑलमोस्ट देखें तो ये ऑलमोस्ट मैं आपको बताती हूँ तकरीबन ये 470 हमारा फुल साइज था, और इसमें जो बेसिस आई हैं वो भी ऑलमोस्ट इसने पूरी कवरेज 100% इसकी कवरेज दी हुई है। ठीक है, तो ये आपको दिखाने का पर्पस ये था ताकि आपको पता चले कि सीक्वेंसिंग के बाद आउटपुट किस तरह से आती है। ठीक है, तो दिस इज आवर आउटपुट। एक क्रोमेटोग्राम होता है और दूसरा नोटपैड होता है। अभी हम इसको बंद कर देते हैं नोटपैड को, और मैं आई एम अगेन ओपनिंग क्रोमेटोग्राम। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये अब आपका क्रोमेटोग्राम खुल गया। एक्सक्यूज मी बेटे, एक मिनट। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, होता है। बेटे आप ना आफ्टरनून में आए, आफ्टर टू, आफ्टर आफ्टर प्रेयर्स ब्रेक। ठीक है, अभी जरा वर्कशॉप चल रही है। आफ्टर टू, या ठीक है। तो ये अब हम दोबारा से क्रोमेटोग्राम की फाइल खोल ली। इसमें आप देखें आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आपने ये फाइल पे आप जाएं तो आपको ये डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रही हैं। इसमें ये आपको ब्लास्ट सर्च नजर आ रहा होगा। ठीक है, हम यानी इस क्रोमेटोग्राम से डायरेक्टली एनसीबीआई पे जा सकते हैं। तो अब आपने, मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, आपने डायरेक्टली यू हैव टू क्लिक फाइल एंड देन आपको ये ब्लास्ट सर्च, आपको ये विजिबल है, सबको क्लियर नजर आ रहा है? जी मैम। यस मैम। अच्छा 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 बेटे, इसमें ये आपको इसी तरह ठीक है या आपको कोई शेयर कर दें कोई क्रोमेटोग्राम, या बस आप लोगों को इसी तरह से कंफर्टेबल हो आप? मैं शेयर करें ताकि हम साथ साथ करते रहे भी रहे। अच्छा ठीक है, चले मैं आपको ना एक मैं इरफान को कहती हूँ आपको एक ना ये क्रोमेटोग्राम शेयर कर दें। ठीक है इरफान, बेटे ये एक क्रोमेटोग्राम ना सारे अटेंडीज के साथ शेयर करें। ये एक क्रोमेटोग्राम ना, ताकि बच्चे खुद प्रैक्टिस करते रहें। ये कहाँ से शेयर होगा मुझे बताएं? व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है? अच्छा ठीक है, ये इस ग्रुप में भेजो। ये नीचे आ रहा है, इसको क्या करूं? ये इसे खत्म तो नहीं हो जाएगा? अच्छा बस इधर से ऐड कर दूं, तो बच्चों को ये सबको मिल जाएगा फिर। ठीक है, अच्छा बेटे ये मैं आपसे ना एक क्रोमेटोग्राम शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग साथ साथ ना जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से करते रहें। ठीक है, ठीक है बेटे, ये अब आप सब लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप लोगों का फाइलोजेनेटिक ट्री का बना हुआ है उसमें शेयर किए उसको। लेकिन अब उससे पहले आपको ना क्रोमास सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वो आप क्रोमास, ठीक है, CHROMAS, क्रोमास सॉफ्टवेयर फ्रीली डाउनलोडेबल है वो। बल्कि मैं आपको गूगल पे दिखा भी देती हूँ कैसे उसको करते हैं। आप गूगल पे आए, यहाँ पे लिखें CHROMAS, क्रोमास, फ्री डाउनलोड। ठीक है, या खाली क्रोमास भी लिख लें तो वो तब भी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये क्रोमास खाली लिखें गूगल में और इसको क्लिक करें, एंड देन ये फ्री डाउनलोड सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रही है इससे इससे आप डाउनलोड कर लें। राइट राइट साइड पे आपको ये विजिबल होगा।
यस मैम, हो गया। हो गया डाउनलोड? यस। अच्छा, इसको आपने आगे रन भी कर लिया सॉफ्टवेयर? तो मैम अभी रन कर रहा हूँ, जो आपने फाइल शेयर की है ना वो अभी रन कर रहा हूँ मैं, डाल रहा हाँ, हूँ तो उसमें। ये इसको अब इस तरह से आगे इसको करें ना, आगे सारा ये जो जिस तरह से मैंने क्योंकि डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन मैं खैर अब दोबारा से करके आपको दिखाती हूँ। ये आप लोगों को डाउनलोड तो करने आता होगा ना, सिंपल सिंपल से सॉफ्टवेयर? यस मैम। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करें, आगे इसको इंस्टॉल कर दें। बस ये विद इन फ्यू सेकंड्स इंस्टॉल हो जाता है, दैट्स इट। अब ये क्रोमास आपके पास इंस्टॉल हो गया। ठीक है, लेकिन ठीक है बेटे, अब आप देखें, अब वो जो मैंने आपको फाइल शेयर की है ना, पहले वो ओपन नहीं हो रही थी, अब उनको आप क्लिक करें तो अब वो डाउनलोड होंगे। ठीक है बेटे, हो रहा है या नहीं? ये देखें, ये क्रोमास का इस तरह का सॉफ्टवेयर का ये आइकॉन होता है। ये मुझे जरा आप लोग बताएं, फिर मैं आगे चलूं। यस मिस, हो गया, रन भी हो गया, फाइल भी रन भी हो अपलोड हो गया? गई। यस, चलो, पूरा हो गुड गया। गुड। अब मैं खोलूं अपना फिर क्रोमेटोग्राम? यस मिस, आप खोल सकती हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है बेटे, आप साथ साथ मुझे बताते रहो ताकि मैं आगे ना जाऊँ ना, मुझे पता चलता रहे कि आप लोग साथ साथ मुझे फॉलो कर रहे हो। सब लोगों को ये क्रोमेटोग्राम खुल गए? यस मैम। ओके, गुड गुड। चलें, अब आप फाइल में जाएं और ब्लास्ट सर्च, ये ऑप्शन देखिए, ब्लास्ट सर्च आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इसको क्लिक करें। हाँ, कर दिए सबने क्लिक? यस मैम। अच्छा, अब ये नेक्स्ट विंडो आएगी, इसको सेंड कर दें अब। ठीक है, सेंड करें तो ये डायरेक्टली आपको एनसीबीआई पे ले आए हैं। ठीक है, अब इधर से व्यू रिपोर्ट करें। ठीक है, तो अब आपने ये व्यू रिपोर्ट की, तो अब देखेंगे आपके पास आपकी आपकी फाइल का एनसीबीआई पे सिमिलैरिटी इंडेक्स खुल गया है। ठीक है, अब आप देखें, अगर तो ये रेड लाइंस पूरी इसको कवर कर रही है, इसका मतलब है ये आपका बड़ा बेहतरीन सीक्वेंस होके आया है, फुल इसने कवरेज दी है, और बड़ा अच्छा ये आपका सीक्वेंस है। ठीक है, और अब इधर से आपको पता चलेगा कि ये आपका कौन सा ऑर्गेनिज्म था। ठीक है, क्या चीज थी, किस चीज को आपने सीक्वेंस करवाया है। तो अब देखिए, ये हमें बता रहा है कि दिस वाज साल्मोनेला एंटारिका, और इसकी कवरेज कितनी है, 99.76% इसकी। इट इज आइडेंटिकल, योर सैंपल इज 99.76 आइडेंटिकल टू साल्मोनेला एंटारिका। समझ आ गई ये बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो देखें कितनी सिंपल चीजें होती हैं, इसको रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। नो मैम। ठीक है, बाकी बच्चों को भी आ गया है? थम्स अप करें सारे बच्चे। ठीक है बेटे, आगे चलें, अगर किसी को नहीं समझ आई तो बताएं फिर, नहीं तो हम आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, ठीक है, दैट्स इट। ये सबको क्रोमेटोग्राम को खोलना और उसको रन करना, ये आपने सबने देख लिया। ठीक है, अब हमने इसको अब हमने जेन बैंक में सबमिट करवाना है। आपने सपोज ये बैक्टीरिया आइसोलेट किया, कोई प्रोबायोटिक स्ट्रेन था, आपने योगर्ट, आपका प्रोजेक्ट ये था कि आपने योगर्ट से कोई प्रोबायोटिक आइसोलेट करना है। ठीक है, तो अब आप क्या, आपका वर्क फ्लो क्या होगा कि आप योगर्ट को से डिफरेंट बैक्टीरिया आइसोलेट करेंगे, उन्हें प्योर करेंगे, फिर उसके बाद उसका पोटेंशियल चेक करेंगे कि किस बैक्टीरिया का लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन पोटेंशियल है और किसका प्रोबायोटिक पोटेंशियल है। नहीं ठीक आ रहा है? क्वेश्चन थे, एक दो कह रहे थे कि किधर आते हैं क्वेश्चन, मुझे बता दें।
तो डीएनए सीक्वेंस तो दे दिया है ना। अच्छा, वो भी शेयर किया है ना बेटे। ये राबिया ने एक क्वेरी भेजी है कि डीएनए सीक्वेंस हमें भेजें ताकि एनसीबीआई पे, तो वो भी आपको जो नोटपैड फाइल शेयर की है आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन बेटे आपने मुश्किल रास्ता क्यों वो करना है, आप आसानी की तरफ जाए ना। जो आपको बताइए जिस तरह से आप क्रोमेटोग्राम से डायरेक्टली एनसीबीआई पे जा सकती हैं, आप डीएनए सीक्वेंस से भी आप जा सकती हैं एनसीबीआई पे। लेकिन उसको आप क्यों करना चाह रहे हैं? आप जब आसानी मैम से आपका एक्चुअली ये मैं एक मिनट, मैम सॉरी एक्चुअली बेटे, मैं एक मिनट राबिया, मैं आपकी बात सुनती हूँ। हेलो जी, जी बेटे वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, और फातिमा भी आ गई है। अच्छा, तो बस वो तुम इमरान से कोऑर्डिनेट कर लो जैसे कल किया था ना, उसी तरह से वो मेरे पास, क्योंकि मैं तो लैब में हूँ। ठीक है, तो वो गाड़ी इमरान इधर ही चेंज कर लेगा लैब के बाहर, मेरी गाड़ी इधर खड़ी कर देना और वो ब्लैक में वो चले जाए। हाँ हाँ, लैब ले आओ और इमरान से पहले कोऑर्डिनेट कर लो ना। वो ले आओ साथ। ठीक है, हाँ वो भी ले आओ। ठीक है। जी राबिया अब बताएं, सॉरी जी बताएं। मैम एक्चुअली मैं यूनिवर्सिटी का लैपटॉप यूज़ कर रही थी, मुझे अलाउड नहीं है वहाँ पे एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं, करना। दैट्स मुझे व्हाई। आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। हेलो, अब आ रही है आवाज़? हाँ बेहतर है। मैं ये कह रही थी कि मुझे यूनिवर्सिटी में मैं यूनिवर्सिटी का लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना अलाउड नहीं है। तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि मुझे सीक्वेंस मिल जाता तो मैं डायरेक्टली एनसीबीआई पे सर्च करती। अच्छा ठीक है, वो सीक्वेंस मैंने आपको व्हाट्सएप किया हुआ है। आप ओके उसे ओके, पता आई है ना, गॉट इट। एनसीबीआई में न्यूक्लियोटाइड, यस मैम। एनसीबीआई न्यूक्लियोटाइड में जाएं और ब्लास्ट कर दें। यस यस, ओके गॉट इट, ठीक है, थैंक यू। वो मैंने ऑलरेडी सीक्वेंस शेयर किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि आपके पास सीक्वेंस फाइल आती है, तो आपने उसको किस तरह से आप वो उसको किस तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से ओपन करना है। ठीक है, अब देखो आपका पर्पस यही होता है कि आगे आपने बड़ा यूनिक कोई बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किया, अब आप उसको चाहते हैं अपने नाम से जेन बैंक में सबमिट करवाएं। ठीक है, और ये थीसिस की रिक्वायरमेंट भी होती है। अक्सर ये पब्लिकेशंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। पब्लिकेशंस आपको कहती हैं हमें एक सेशन नंबर प्रोवाइड करें। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपनी रेपोजिटरी, जेन बैंक रेपोजिटरी में आपने उस को सबमिट करवाना होता है अपने सीक्वेंस को। ठीक है, तो अब हम सेशन करेंगे वो सबमिशन टू जेन बैंक है। ठीक है। हेलो, हाँ जी बेटे। ठीक है, वो आपस में बस कोऑर्डिनेट कर लो, आपस में कर लो। बेटे मैं लैब में इस वक्त एक ट्रेनिंग में। अच्छा ठीक है, अब आपने अपने सीक्वेंस को जेन बैंक में सबमिट करवाना है। तो अब जेन बैंक में सबमिट करवाने के लिए बेटे हमारी ये कोशिश होती है कि हम ना चीजें बड़े आसान तरीके से करवाएं। देखो हर हर काम को करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक एक मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आप आसान वाला तरीके पे चले स्टूडेंट्स को, सबसे जो आसान तरीके, ताकि किसी भी स्टेज पे उन्हें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आपको ज्यादा चीजें मेमोराइज ना करनी पड़े और आप इजीली कर सके। तो सबसे गूगल में आप हर चीज की आप क्वेरी लिखें, आपको ऑटोमेटिकली वो ले जाता है। तो आप सबसे पहले आपने सबमिट करवाना है, आप लिखें कि हाउ टू सबमिट डाटा टू जेन बैंक। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको उस पर ले जाएगा, सबमिट डाटा टू जेन बैंक या सबमिशन पोर्टल। ठीक है, तो आप इस पे जाएं। आप लोगों ने मेरा ख्याल है अकाउंट्स तो बनाए भी होंगे। ठीक है, आप सबमिशन पोर्टल पे आ जाएं। ठीक है, अब देखिए ये डायरेक्टली आपको इस पोर्टल पे ले आया है, आपको वो लंबा रास्ता इख्तियार करने की, वो बैंक आईटी और वो सारा जरूरत नहीं है इसमें। आप सबसे पहले लॉग इन करें फिर। ठीक है, आप सबको वो शेयर किया था कि आप लोग लॉग इन कर लें, करके रख लें।
तो मेरा ख्याल है आप सबने डाउनलोड किया हुआ होगा और लॉगिन किया हुआ होगा। किया हुआ है आप लोगों ने लॉगिन? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, बस ठीक है। तो अब ये हाउ टू सबमिट योर डाटा टू जेन बैंक, वो भी आपको ओपन हो गया सबको? ठीक है, तो अब इधर से आप लॉगिन कर लें। ठीक है, ये लॉगिन आईडी आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं डायरेक्टली लॉगिन करूंगी इसमें। ठीक है, अब ये आपका पोर्टल खुल गया है जहां से आपने अपना डाटा लॉगिन करना है। ठीक है, ठीक है बेटे। तो अब आपने ये आपने लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये वाली, बेटे आपके पास ये वाली विंडो, ये मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ, आप डायरेक्टली इस पे कर लें। Ctrl+C, एक मिनट, ये मैंने आपको लिंक शेयर किया है। वो जिस तरह से वो दूसरे पे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप डायरेक्टली इस लिंक को अगर क्लिक करें तो आप उस पोर्टल पे आ जाएंगे जहाँ पे आपने जेन बैंक में सबमिट करवाना है अपना डाटा। ठीक है बेटे, ये खुल गया आप लोगों के पास, सबके पास? यस मिस, हो गया। ओके, खुल गया। ठीक, ठीक है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ, उसी उसी, जी जी, उसी तरह। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, आपस में कोऑर्डिनेट कर लो, आपस में कर लो। ठीक, अच्छा ठीक है बेटे। तो अब देखें इधर, ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं जेन बैंक की। ठीक है, इधर आपकी सबमिशन टाइप्स हैं, फिर उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली आप सबमिशन पोर्टल पे इधर से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि अब आप सबमिट करवाने हैं अपने डेटा को तो आप सबमिशन पोर्टल पे जाएं। ठीक है, तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू वांट टू सबमिट, ये खुल गया सबके पास? Yes, ma'am. पहले भी आपने देखे, हम इसी पोर्टल पे आ गए थे। यस। ठीक है, तो लेकिन मैंने कहा आप लोगों को शुरू से बता दें कि अगर एनसीबीआई में अगर आपने जाके करना हो या डायरेक्टली सबमिशन पे जाना हो, ताकि आपको दोनों तरीकों से आ जाए। अब आपका, क्योंकि हमने बैक्टीरिया को अभी सबमिट करवाना चाह रहे हैं, तो अब आप क्या चीज क्लिक करेंगे भला? अब बैक्टीरिया का क्योंकि हमने 16S राइबोसोमल आरएनए की है, तो आप इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि जेन बैंक में आपने, हमने क्योंकि जेन बैंक में सबमिट करवाना है तो आप जेन बैंक में सबमिट करवा, इसमें चले जाएं। ठीक है, अब जेन बैंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अब ये न्यू सबमिशन की ऑप्शन आ गई है, आ रही है सबके पास? बेटे ये सबके पास ओपन हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। आगे चलें, अब आपने क्लिक करना है न्यू सबमिशन को। ठीक है, सबसे बेटे आप लोगों ने ना जब भी सबमिशन करवानी है, आपने अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ हो जेन बैंक में। ठीक है, फिर उसके बाद आपने डायरेक्टली आप हाउ टू सबमिट योर डाटा टू जेन बैंक, तो आपके पास ये पोर्टल खुल जाएगा, उसमें न्यू सबमिशन में जाएं। ठीक है, तो अब ये आपके पास पूरा एक सबमिशन का पोर्टल खुल गया है। जैसे आपने देखा होगा पब्लिकेशंस को सबमिट करवाते हैं तो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो इसकी भी जेन बैंक में सबमिशन के डिफरेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, आपने स्टेप वाइज जो जो फिल करते जाएंगे, तो ये 1 2, ये देखिए 9 स्टेप्स
स्टेप्स हैं इसके सबमिशन के इनटू जेन बैंक। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सबमिशन टाइप, अब आपका क्योंकि प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया फॉल्स अंडर प्रोकैरियोट्स, तो आप इसको क्लिक कर देंगे प्रोकैरियोट को। ठीक है, वो पूछना चाह रहे कि आपने सबसे पहले सबमिशन टाइप के आपका कौन सा टाइप का ऑर्गेनिज्म है या मटेरियल है जिसको आप जिस सीक्वेंस को आप सबमिट करवाना चाहते हैं, तो आप प्रोकैरियोट को क्लिक करें। ठीक है, फिर हमारे पास कौन सा, हमने प्रोकैरियोट्स में 16S राइबोसोमल आरएनए को हमने सीक्वेंस किया है। ठीक है, ऐसे ही है, ये आप लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे? यस मैम, यस मैम। अच्छा, फिर उसके बाद सबमिशन कैटेगरी, इट्स योर ओरिजिनल कैटेगरी, आप खुद सबमिट करवा रहे हैं, किसी और को नहीं कह रहे, तो आपने ओरिजिनल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अच्छा, अब बेटे एक और मेरा हमेशा से एक असूल है कि गो फॉर इजी पाथ पे। जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, देखो जिन जिन चीजों को कंपलसरी करना होता है ना, उन पे ये स्टैरिक मार्क बना होता है, ये देख रही हो? तो जिन पे स्टैरिक मार्क नहीं है उसे छोड़ दें, हर एक को आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू। देखो हमने सबमिशन टाइटल कुछ भी नहीं दिया, जस्ट लीव इट। गॉट इट? यस मैम। बेटे आगे चले? यस। ओके, अब यहां से आप कंटिन्यू करें। अब देखिए आपका ऑटोमेटिकली कर्सर जो है ये, अब आप सबमिटर सेकंड सेकंड उसमें आ गए हैं। ठीक है, तो अब नाउ द सेकंड ऑप्शन इज सबमिटर। ठीक है, सबमिटर में यानी आपने अब जो सबमिट करवा रहा है, जो सबमिटर है उसने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, कि सबमिटिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, डिपार्टमेंट कौन सा है, स्ट्रीट कौन सी है, सिटी कौन सा है, पोस्टल एड्रेस। अच्छा, अब देखो इसमें भी मैंने सिर्फ वो वाले ऑप्शंस फिल किए हुए हैं जिसपे स्टैरिक मार्क है। ठीक है, अब ये स्टेट और प्रोविंस पे स्टैटिक मार्क नहीं था तो आपको क्या जरूरत है, बस ठीक है, जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो आप फिल करें, जो कंपलसरी है, जिसके बगैर आप आगे नहीं। फिर आगे ईमेल एड्रेस आपने, अगर अगर आप किसी और का सबमिट करवा रही हैं, मतलब आपको किसी ने कहा है, जैसे हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे आते हैं, वो कहते हैं हमारा सीक्वेंस सबमिट करवा दें। ठीक है, तो हम ईमेल एड्रेस में प्राइमरी में, बेशक प्राइमरी में आप क्लाइंट को रख लो और सेकेंडरी में खुद को रख लो, या प्राइमरी में खुद को रख लो और सेकेंडरी में क्लाइंट को रख दो। ठीक है, तो फिर उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये आप फिल कर सकते हैं और इसको फिर आगे कंटिन्यू कर दें। समझ आ गई है? देखिए सच ए सिंपल प्रोसीजर, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आपने ये इंफॉर्मेशन जो स्टैटिक मार्क हैं, जो कंपल्सरी इंफॉर्मेशन है, वो आप फिल करके आगे चले जाएं। कंटिन्यू। बेटे आप सबको समझ आ रही है? मुझे बताते जाएं ताकि हम स्लो डाउन, जहां पे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं ताकि मैं वहीं पे दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, अब now we are on third step, that is sequencing technology. ठीक है, अब सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी में अच्छा, जो आमतौर पे हम यूज करते हैं सेंगर सीक्वेंसिंग, ये सबसे पहला ऑप्शन, उसमें डाईडीऑक्सी सीक्वेंसिंग होती है। ठीक है, तो आप सिंपली सेंगर डाईडीऑक्सी सीक्वेंसिंग को क्लिक कर दें। अच्छा, अब बाकी अगर आपने होल जीनोम करवाया है या कुछ और करवाया है, तो वो कंपनी आपको, जो सीक्वेंसिंग कंपनी होती है, वो आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि विच मेथड दे हैव यूज्ड। अगर आपको नहीं पता तो जस्ट गो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन, सेंगर सीक्वेंसिंग। ठीक है, फिर उसके बाद असेंबली स्टेट। अच्छा, अब ये भी देखो, इसके आगे भी स्टैटिक मार्क नहीं है, लेकिन अगर आप इसको क्लिक करना चाहें तो आपने कोई के जो सीक्वेंसिंग डाटा आप एज इट इज सबमिट करवा रहे हो, आपने उसको कोई असेंबली नहीं की, तो आप इसको अनअसेंबल्ड सीक्वेंस रीड को क्लिक कर सकते हो। नहीं तो ये इट्स नॉट अ कंपल्सरी ऑप्शन, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, दिस मेथड, दिस ऑप्शन फर्स्ट वन कि कौन सा मेथड यूज हुआ है, दैट वाज द कंपल्सरी क्वेश्चन, उसके बगैर ये आगे नहीं बढ़ना था। ठीक है, लेकिन दिस इज ऑप्शनल। ठीक है, आप फिर कंटिन्यू करें। अब नाउ यू आर ऑन फोर्थ स्टेप। अब विच इज सीक्वेंस। ठीक है, अब आपने इधर वो ये पूछ रहा है, अब आपने अपना सीक्वेंस इधर सबमिट करवाना है। ठीक है,
तो सबसे पहली ऑप्शन वो क्या पूछ रहा है कि व्हेन शुड दिस सबमिशन बी रिलीज टू द पब्लिक एंड दिस इज रेड। आप देखो ये यानी बहुत जरूरी है। वो कह रहा है कि बाकी अभी तक जितनी भी ऑप्शन थी वो ब्लैक में थी। वो ये कह रहा है ये सोच समझ के आप जरा अच्छी तरह से फोकस करके तो फिर इनको रिप्लाई करें। तो हम क्योंकि अगर आपका ऑलरेडी कोई इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, आप यानी एट टाइम्स होते हैं ना कि आप कहते हैं कि हम अपना डाटा पब्लिकेशन में ही देना है या आपका कोई पेटेंट जाना होता है, तो आप कहते हैं कि फिर रिलीज ना करो। ठीक है, लेकिन क्योंकि अगर आपका कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो आप कर दें रिलीज फॉलोइंग प्रोसेसिंग। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि रिलीज नहीं हो आपका सीक्वेंस, ये रिलीज हो यानी आफ्टर सम टाइम या अपॉन रिक्वेस्ट रिलीज हो, तो आप सेकंड ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज यू यू कैन गो फॉर फर्स्ट ऑप्शन। ये आप लोगों को सबको समझ आ गई है इस ऑप्शन का? यस मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया काइमेरा चेक। Did you check and remove low quality and chimeric sequences from your FASTA file prior to preparing this submission? तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कोई सीक्वेंस रिमूव नहीं किए, तो आपने आपने कहें कि नो। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं किया आपने सीक्वेंस को। ठीक है, अगर किया हो तो यस कर दें, लेकिन हम नहीं करते। अच्छा, फिर उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि इट्स कल्चर्ड और अनकल्चर्ड। ठीक है, तो कल्चर के केस में वो कह रहे हैं कि आर यू श्योर कि इट वाज अ प्योर कल्चर? तो आप कहते हैं यस इट वाज अ प्योर कल्चर। ठीक है, और एट टाइम्स कुछ कुछ ऐसे सैंपल्स होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कल्चरेबल नहीं होते। ठीक है, तो आप जो इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया होते हैं या अदर बैक्टीरिया, तो आप अगर अनकल्चर्ड बैक्टीरिया था तो आप सेकेंड ऑप्शन को क्लिक कर दें, लेकिन हमारा अभी तक कोई ऐसा सैंपल था नहीं। ये आमतौर पे माइक्रोबायोम के जो माइक्रोबायोम जैसे इन्वायरमेंटल सैंपल, सॉइल सैंपल्स, मिल्क सैंपल, उसमें से जो बैक्टीरिया आप करते हैं ये उसके लिए होता है। ठीक है, क्योंकि हम सेंगर सीक्वेंसिंग आमतौर पे प्योर कल्चर्स की करवाते हैं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर फर्स्ट ऑप्शन। अब आपने यहाँ पे अपना सीक्वेंस अपलोड करना है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ पे अपना सीक्वेंस रखा है। अच्छा, इसमें आपने नोटपैड, जो सेकंड आपको सीक्वेंसिंग कंपनी ने फाइल दी है नोटपैड, अच्छा हम जो अपने क्लाइंट को फाइल देते हैं वो रेडी टू सबमिट होती है, उसमें कोई ऑल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो आप, लेकिन अगर आप, अब मुझे नहीं पता आप किससे सीक्वेंसिंग करवाएंगे। अगर आपने किसी और कंपनी से सीक्वेंस करवाया है तो एट टाइम्स उन्होंने ग्रेटर देन का सिंबल नहीं डाला होता, सिर्फ सीक्वेंस आपको दे देते हैं। तो आप उस फाइल को जिस तरह से ये आपको बताई थी, मैंने आपको अपनी फाइल दिखाई थी कि उसके आगे ग्रेटर देन का सीक्वेंस होता है, फिर उसका आईडी लिखी भी होती है, और तो आपने ये अपने 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 सीक्वेंस को इस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर अब देखिए आपने, हमने डायरेक्टली अपलोड हो गई है, कुछ भी नहीं हमने किया। हम ये मैं आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ। चूज फाइल पे गए। ठीक है, यही वाली फाइल मैंने आपसे शेयर की थी, फोन नंबर, नोटपैड, डायरेक्टली नोटपैड पे हम गए और इसने ये अपलोड कर दिया। ठीक है, अब ये फाइल हमारी अपलोड हो गई है और नोटपैड वाली फाइल अपलोड करनी है, हमने क्रोमेटोग्राम नहीं अपलोड करना। नाउ यू विल, अच्छा ये इन्होंने देखो नीचे बताया हुआ भी है कि आपने आपने फाइल को किस तरह प्रिपेयर करना है। आपने जस्ट ग्रेटर देन का सिंबल डालना है, आगे नाम लिखना है। अगर नाम नहीं देना चाहते आप अपने रिकॉर्ड में बस, तो आप सीक्वेंस वन भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। बस ठीक है, ऊपर लैब में आके ना वर्कशॉप को चाबी देना। अच्छा, अच्छा अब इसने ना कुछ वार्निंग दी है, वर ट्रिम्ड ऑफ एम्बिगुअस बेसिस। आई डोंट नो, ये मैं कोई और इसको देखती हैं कि क्यों इस तरह से, क्योंकि मैं ये पिछले दिनों इसको जरा कुछ ट्राई कर रही थी। हम कोई और सीक्वेंस जरा सबमिट करके देखते हैं कि इसमें क्यों इस तरह से मसला आया है।
अच्छा बेटे, अभी देखिए ये ना कुछ प्रॉब्लम दे रहा है इसमें, वैसे अदरवाइज होता नहीं है ये, मेरा ख्याल है, पता नहीं मेरा ख्याल है कुछ या तो ये सबमिट हुए हुए हैं या फिर इसको। अच्छा, अगर आपका इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा हो, आपका सीक्वेंस सबमिट नहीं हो रहा हो, तो आपने क्या करना है, एक और उसका आसान तरीका ये होता है, आपका ये क्रोमेटोग्राम था, ठीक है, आप इससे फाइल पे जाएं, ब्लास्ट सर्च करें, सेंड पे जाएं, ठीक है, व्यू रिपोर्ट जिस तरह से हमने पहले किया था, ठीक है। और अब ये आपकी सीक्वेंस की इन्होंने डिफरेंट सैंपल के साथ इन्होंने अलाइनमेंट इधर दिखाई हुई है, ठीक है। तो जो बेस्ट फिट होता है, जैसे दिस वन, इसको ओपन करें, ठीक है। और इसका आप ये यहाँ पे आप अगर आप डाउनलोड में जाएं, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है सबको, यस मैम। और फॉलो भी कर रहे हैं जैसे मैंने किया है, यस मैम। ठीक है। अब ये यहाँ पे डाउनलोड में जाएं और यहाँ से फास्ट ए सीक्वेंस, इसको इसको डाउनलोड कर लें, कंटिन्यू करें, ठीक है। अब ये आपका एक सीक्वेंस डाउनलोड हो गया। अच्छा, एक मिनट, ये होल जीनोम का है। अच्छा, इसको 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 हम बंद कर देते हैं, एक मिनट। कंप्लीट नहीं, हमें पार्शियल सीक्वेंस था, तो हम वी विल गो फॉर पार्शियल सीक्वेंस। दोबारा से इसे डाउनलोड करें, इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। तो अब आपके पास ये, क्योंकि आपका जीनोम इससे आइडेंटिकल था, ठीक है, आपके 99.9% आपका सीक्वेंस इससे आइडेंटिकल था। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप ये वाला हटाएं और इधर आप अपनी सैंपल आईडी दे दें। आपका सैंपल सपोज सैंपल नंबर 4 और साल्मोनेला एंटेरिका ही था आपका, ठीक है। और ये वाली जो सैंपल आईडी है, इसको हटा दें, ठीक है। और इस फाइल को अब नाउ आप सेव एज कर दें, इसको सेव कर दें, ठीक है। दोबारा से आप उधर ही जाएं, ठीक है, और इसको डिलीट करें, और डाउनलोड्स में अब आपने सेव किया हुआ है सीक्वेंस 4, इसको अपलोड कर दें। ठीक है बेटे, अब देखें ये आपका सीक्वेंस अपलोड हो गया है, ठीक है। तो एट टाइम्स ये डिफरेंट तरह से आपको इस स्टेज पे जो सीक्वेंस सबमिशन में प्रॉब्लम आती है, वो आमतौर पे आपको अब आपने डिफरेंट तरह से इसको अपने सीक्वेंस को मॉडिफाई करना होता है। कई दफा हमारा वैसे आमतौर पे होता नहीं, आज आई डोंट नो क्यों इस तरह से हो गया। ये हालांकि सब सबमिटेड है ऑलरेडी, मतलब इनमें ऑलरेडी हमने इनको सबमिट करवाया हुआ था, लेकिन एट टाइम्स हो जाता है कुछ, आप कई दफा, जैसे मैं क्योंकि पिछले दिनों ये डाटा को अरेंज कर रही थी, तो आप कुछ चीजें बेसिस डिलीट कर देते हैं सिखाने में, क्योंकि हमारे तो यहाँ पे वर्कशॉप्स चलती रहती हैं, तो माइट भी मैंने उसको एडिट किया हो, मुझे याद ना हो। तो बहरहाल अब मैंने आपको बताया कि अगर आपका सैंपल एडिट नहीं है, वो सबमिट नहीं हो रहा, तो आप इस तरीके से भी अपने सैंपल को सबमिट करवा सकते हैं। ये समझ आ गई है सबको बात? यस मैम। चलिए फिर अब हम आगे चलते हैं। तो सेकंड ग्रुप का स्टूडेंट्स नीचे वेट कर रहे हैं, तो बस मैं फर्स्ट ग्रुप के साथ जा रही हूँ। किधर नीचे वेट कर रहे हैं? नीचे बेटे मेरे बैठे हैं। अच्छा, उनका अभी शुरू उसका, अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चलिए ओके, पहला ग्रुप बिल्कुल फारिग हो गया, तीनों के
अच्छा ठीक है, इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट हो गया? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट हम स्टेप पे आ गए हैं। बेटे आप लोगों को ये समझ आ रही है बात? अच्छा बेटे, यस मैम। इसमें अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे सोर्स मॉडिफायर पे अब हम आ गए हैं। इधर आपने बताना है कि आपका ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ठीक है? क्योंकि आप एनसीबीआई पे जाके आपको ऑलरेडी पता है, आप देख चुके हैं कि आपका क्या है, साल्मोनेला है, ठीक है? अच्छा, स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन, अच्छा अब साल्मोनेला, आपका साल्मोनेला एंटेरिका था। आपने क्योंकि पहले उसको ब्लास्ट करके आपने देख लिया है कि दैट वाज साल्मोनेला एंटेरिका, ठीक है? अच्छा, अब स्ट्रेन, स्ट्रेन ना आपकी अपनी आईडी होती है। आप जो भी अपने सैंपल को आईडी देना चाहें, जैसे अगर मैंने सपोज अपने सैंपल को मैं कहना चाह रही हूँ कि सैंपल 4 है, तो दैट इज माय आईडी, ठीक है? इधर कुछ भी हो सकती है, आप इसको अपने नाम से दे दें। जैसे मैं बीजे, बीजे सेल, बीजे सेल 4 देना चाहती हूँ, तो आप ये दे दें। जो भी, ये स्ट्रेन आपकी अपनी आईडी है जो आप अपने सैंपल को देना चाहते हैं, ठीक है? फिर कलेक्शन डेट, आप डेट दे दें, कौन सी? आज की डेट दे देते हैं, सपोज 008 05/26, ठीक है? कलेक्शन डेट, सॉरी ये कलेक्शन डेट है, आप इसको कलेक्शन डेट दे दें 9 सितंबर 2024 की, ठीक है? अब जियो लॉक, जियो लॉक अगर ये भी आप सही से नहीं डालेंगे ना, तो ये तो आपका ये सबमिट नहीं होगा। जियो लोकेशन का मतलब ये है कि ये आपको ऊपर बता भी रहा है कि आपने कैसे जियो लोकेशन, आप देखो जिस भी ऑप्शन पे जाते हैं ना, साथ में आपको ये गाइड कर रहा होता है कैसे। अब ये वो बता रहे हैं एग्जाम्पल, यूएसए, वॉशिंगटन, किंग काउंटी एंड बाल्टिक सी। तो आपने इसी तरह, अब हमारी लोकेशन क्या है, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है? पाकिस्तान करें और उसके बाद आपने ये कॉलन डालना है, ये जरूरी है, ठीक है? फिर उसके बाद आप कहें कि रावलपिंडी, ठीक है? फिर उसके बाद कॉमा डालें, रावलपिंडी के बाद आप कह दें गुलजारे कायद, यानी हमने जो हमारा सैंपल था वो इधर से कलेक्ट किया है, ठीक है? तो अब देखो ये स्टैरिक इन 4 ऑप्शंस के आगे ही था, इसके आगे कोई स्टैरिक नहीं है, तो वी विल लीव इट। ये बेटे आप लोगों को समझ आ गया सोर्स मॉडिफायर कैसे हमने किए? यस Yes. मैम। आगे चले, इसको कंटिन्यू करना है। अब आप आ जाए रेफरेंस पे, ठीक है? रेफरेंस में इधर आप जो है फर्स्ट ऑथर, अगर आप ही, आपका ये सीक्वेंस है, तो इधर फर्स्ट अपना नाम दें, जैसे मैंने अपना दिया, लास्ट नेम दें, ठीक है? इधर आपने फिर उसके बाद अच्छा अब देखो ये स्टैरिक नहीं है तो जस्ट लीव इट, उस पे अननेसेसरी एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। पब्लिकेशन स्टेटस जो है, अब ये जरूरी है बताना, आपका अनपब्लिश्ड है डाटा। अब ये आगे रेफरेंस टाइटल मांग रहे हैं, इसके आगे कोई स्टैटिक मार्क नहीं है, तो जस्ट लीव इट, ठीक है? और आगे इसको आप कंटिन्यू कर दें, ये ठीक है? आगे चले, यस मैम। ठीक है? अब ये हम किस स्टेप पे, 6 वाले रेफरेंस वाले स्टेप पे हैं, ठीक है? इसको कंटिन्यू कर दें। अब अब नाउ वी आर टू लास्ट स्टेप, ठीक है? अब वो ये कह रहे हैं आप इसको रिव्यू करें और सबमिट करवा दें। अब ये सारी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप इसको चेक कर लें कि आप सबमिटर ठीक है, आपने जो इंफॉर्मेशन डाली है ये सारी इधर चेक करें, आपका सीक्वेंस ठीक है, इफ एवरीथिंग इज फाइन देन सबमिट, ठीक है? लेकिन हम इसको सबमिट नहीं करवा रहे क्योंकि ये ऑलरेडी सबमिटेड है, तो इसलिए हम इसको सबमिट नहीं करवाएंगे। ये बेटे आप लोगों को समझ आ गया? जैसे ही आप सबमिट करवाते हैं तो ये आपको फिर होम पेज पे ले आता है, ठीक है? ये समझ आ गई है सबको? आपने इसको रिव्यू करना है, जैसे ही आप इसको सबमिट, आपको लगता है कि एवरीथिंग इज फाइन, तो इसको सबमिट करवाएं। सबमिट करवाते हैं तो फौरन आपको ईमेल आ जाती है कि आपका सबमिट हुआ है सीक्वेंस,
और एक सेशन नंबर भी एट टाइम्स विद इन 5 मिनट्स आपको एक सेशन नंबर आ जाता है, ठीक है। और एट टाइम्स वो कुछ लेता है टाइम, फ्यू मिनट्स। तो वो ये अब हम होम पेज पे एक दफा मैं आपको जाके दिखाती हूँ इधर इसको। अभी क्योंकि हमने इसको सबमिट नहीं करवाना तो मैं डिलीट सबमिशन कर देती हूँ। वो कह रहे हैं आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यस, ठीक है। तो अभी अगर आप, ये हमारा होम पेज है, ठीक है। अब आप ये देखो, ये डिफरेंट मैंने ना सबमिशन करवाई हुई है। ये सबमिशन पोर्टल है। अब ये हमारी सबमिशंस हैं, ये डिफरेंट मैंने इनको सबमिशन करवाया हुआ है। और ये वो बता रहे हैं कि ये आपकी, ये एक सेशन नंबर, ये देखो इस तरह से एक सेशन नंबर, ये प्रोसेस हुई है फाइल हुई है, उसने मुझे एक सेशन नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से दैट्स हाउ यू सबमिट योर सैंपल्स टू जेनबैंक। ये इसमें अब मुझे बताएं किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम इस बेटे। ये जो ट्रबल शूटिंग है ना, ये काम करने से आती है। इसमें बाकी आपने देखा सारा प्रोसीजर, इट्स क्वाइट सिंपल, इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। हर जगह पे आपको जेन बैंक खुद इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। द ओनली स्टेप वेयर यू कैन फेस प्रॉब्लम इज योर डाटा, ठीक है। और वो भी मैंने आपको बता दिया सबसे आसान तरीका कि डाटा में भी अगर आपको आपके सबमिट कराने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, कि अगर आपका नहीं सबमिट हो रहा तो फिर आप इस तरह से भी उसको कर सकते हैं सिमिलैरिटी की बेसिस पे। सो दैट्स ऑल फॉर सबमिशन इन जेन बैंक। कोई आपकी क्वेरीज हैं? अब हमने जो हमारा क्वेरीज हैं तो आप बताएं, फिर हम नहीं तो थोड़ा सा ब्रेक लेके हम अपना जो नेक्स्ट सेशन है फाइलोजेनेटिक ट्री वाला, उसकी तरफ मूव करेंगे आफ्टर सम ब्रेक। हाउ टू अपलोड ऑन क्रोमास टू एनसीबी, क्या मतलब? अच्छा, ठीक है, ओके ओके गॉट इट। अच्छा बेटे, मोहम्मद जमाल है बच्चा इधर? अच्छा, अच्छा जमाल बेटे, आप आपकी क्वेश्चन को अब एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा, उसने पूछा है कि आपने क्रोमास से कैसे अपलोड करते हैं। अच्छा, अगर आप क्रोमास, ये आपको सबको स्क्रीन नजर आ रही है ना? अगर आपने इस तरह नहीं करना कि क्रोमास पहले खोलें, ठीक है। अच्छा, इसका तरीका ये है कि आपको डायरेक्टली, एक मिनट में आपको बताती हूँ कि अब आप ओपन पे गए, हाँ ठीक है। आप, वो ये पूछ रहा है कि आपने अपनी फाइल्स क्रोमास से कैसे ओपन करनी है, ठीक है। तो एक तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जहाँ पे आपने अपनी फाइल डाउनलोड की है डायरेक्टली, ये इस पे क्रोमास का आइकन बना हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली इसको क्लिक कर दें, ठीक है। तो अब इसको क्लिक करेंगे ना, इधर नहीं खुलेगी, ये इधर इधर ये जो नीचे टूल बार होता है, आपकी फाइल्स उसमें ओपन होंगी, ठीक है। ये देखें नीचे टूल बार में ओपन हो रही हैं, ये मैं आपको सारी करके दिखा देती हूँ। नेक्स्ट पे आप आए तो ये देखें, ये अच्छा, एक एक दफा इस पे डायरेक्टली ओपन होगी। अब अगली फाइल आप खोलेंगे तो वो डायरेक्टली नहीं होगी, क्योंकि आपकी एक ऑलरेडी इधर पड़ी हुई है, ठीक है। अब आप ये खोलें तो अब ये दोनों फाइल्स, ये देखें आपके पास ये 6 नंबर और ये 15 नंबर, ये इधर पड़ी हुई है। दूसरा तरीका ये है, लेकिन एट टाइम्स इस तरह ये काम नहीं भी करता, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आप डायरेक्टली क्रोमास पे जाएं, ठीक है, इधर से ओपन पे जाएं और अपने फोल्डर जहां पे आपकी फाइल्स पड़ी हुई हैं उसे क्लिक कर लें, ये खुल जाएंगी, ठीक है। जमाल, आपको समझ आ गई है बेटे? ठीक है बेटे। अच्छा, ये जो आज का सेशन था, ये सिर्फ प्रो कैरियोट का आपने जैसे सबमिट करवाना है उसके बारे में था।
ठीक है, यूकैरियोट्स का या स्निप्स के लिए वो डिफरेंट होता है, वो हम फिर किसी और सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज का जो था वो जेन बैंक में सिर्फ आपने अगर प्रोकैरियोट्स यानी आपके पास बैक्टीरिया का सीक्वेंस है तो उसको कैसे आपने सबमिट करवाना है, ये सारी डिटेल्स उसके बारे में। ठीक है, तो हम अब ये तकरीबन 20 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। हम नेक्स्ट सेशन के लिए चीजें अरेंज करते हैं विच इज अबाउट फाइलोजेनेटिक ट्री। तो इंशाल्लाह 12 बजे आप लोगों को से दोबारा मिलते हैं फॉर हाउ टू कंस्ट्रक्ट फाइलोजेनेटिक ट्री। उसके लिए आपको बताया था व्हाट्सएप ग्रुप में कि ओमेगा सॉफ्टवेयर है, वो आप डाउनलोड करके रख लें। तो होपफुली आप लोगों ने वो डाउनलोड किया हुआ होगा। ठीक है, ये वाला सॉफ्टवेयर मेगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग ये डाउनलोड करके रखें, अगर किसी ने नहीं किया तो व्हाट्सएप में आप लोगों को बताया हुआ है। ये आप मीनवाइल डाउनलोड कर लें। तो फिर हम फाइलोजेनेटिक ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उस पर इंशाल्लाह आते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? अभी हमने करना है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस बेसिकली क्या होता है कि हम इसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं, किसी भी स्पेसिफिक अगर जीन का हमने देखना है या फिर ऑर्गेनिजम्स का देखना है। इसके लिए हम लोग फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस अभी हमने करना है, इसको हम लोग बेसिकली करते क्यों हैं, ताकि हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख सकें। किसी भी अगर हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का देखना है या भी कोई हमारे पास जीन है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, उसका वो कौन से फर्दर जो हमारे पास इंसिस्टर्स हैं वो कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है या किस में उसकी प्रेजेंस है, हम वो देखने के लिए करते हैं। इसके लिए हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसको कहते हैं मेगा। ये जिस पे कर्सर है इसका कुछ जो इसका लोगो है वो इस टाइप का होता है, आपको मेगा का इंटरफेस इस तरह का कुछ नजर आता है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, आपने एनसीबीआई सबमिशन तो अभी पहले की है, उसमें हमें करना क्या होता है कि आप जब आपके पास सीक्वेंस आ गया है, अपने अपना सीक्वेंस ओके। अच्छा, इसके लिए अब पहले हमें यूज करना होता है मेगा सॉफ्टवेयर जो मॉलिक्यूलर एवोल्यूशनरी जेनेटिक एनालिसिस है। तो क्या आप लोगों के पास ये वाला सॉफ्टवेयर अवेलेबल है? यस। आप लोग चैट में बता दें आप लोग के पास सॉफ्टवेयर मौजूद है कि नहीं, या आप लोगों ने अभी डाउनलोड करना है। इस अवेलेबल है, ओपन है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास ऑलरेडी सीक्वेंस मौजूद होगा। अब हमारे पास जो सीक्वेंस है वो ये सीक्वेंस है। ये अब इधर लिखा हुआ है कि ये हमारे पास FOSTA फॉर्मेट में, हमने जब भी एनालिसिस करना होता है हमारे पास FOSTA फॉर्मेट में सीक्वेंस होना चाहिए। अभी हमारे पास जो सीक्वेंस है वो ई कोलाई रेक्ट ए जीन का है। अब हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि इसके जो साथ के जीन है हम इसकी होमोलॉजी चेक करते हैं। होमोलॉजी चेक करने के लिए आप NCBI ब्लास्ट से करते हैं। आपने नया फोल्डर करके हम यहाँ पे NCBI ब्लास्ट करते हैं। आप अगर NCBI ब्लास्ट नहीं करें, आप जस्ट इधर NCBI लिखेंगे और इधर ऑलरेडी ऑप्शन आ जाता है ब्लास्ट का, आपने उसको क्लिक करना है और आपके पास ये इंटरफेस आएगा। यहाँ से हमने न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट करना है क्योंकि आपके पास जो सीक्वेंस है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं। आपने न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट करना है। अब यहाँ पे तो ये है कि अगर आपका जो सीक्वेंस है
चैट में शेयर कर। ये मैंने चैट में शेयर किया है सीक्वेंस, ये वाला सीक्वेंस हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे अब लिखा हुआ है कि जब आप NCBI ब्लास्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आता है कि आप इंटर सेशन नंबर और फास्टा सीक्वेंस। अगर आपका NCBI पे सबमिट है, आपको उनका सेशन नंबर मिल गया है, तो आप यहाँ पे एज इट इज सेशन नंबर भी डाल सकते हैं। अदरवाइज आपके पास जो फास्टा फॉर्मेट में, अब ये हमारे पास फास्टा फॉर्मेट में मौजूद है, हम लोगों ने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे हम एज इट इज पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमने नीचे जाके इसको ब्लास्ट कर देना है। अब ये जो है ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है, कुछ सेकंड ही लगते हैं आपके पास ब्लास्ट रिजल्ट। अब ये जैसे हमारे पास ब्लास्ट रिजल्ट आ गया है, अब आपने इसको देखना है कि ये नीचे आपके पास अलाइंड सीक्वेंस सारे आ गए हैं। अब जो हमारे पास था, अब हमने किया था, अब ये हमें पता था क्योंकि हमारा जीन था वो रेक ए था, अब वो इक्वलाइज था। यहाँ पे अब सारे जितने भी इन्होंने दिए हैं सीक्वेंस दिए हैं, ये सारे इक्वलाइज स्ट्रेन के ही हैं। आगे अब ये देखिए इसका जो क्रोमोसोम है वो आगे डिफरेंट है, लेकिन जो मेन ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है वो इक्वलाई ही है। और आपने क्या चीज देखनी होती है, ये पर आइडेंटिटी है, ये इसकी होमोलॉजी बता रहा है, सिमिलरिटी इंडेक्स बता रहा है कि ये इतना सिमिलर है, ये अब 100% सिमिलर है। जो हमारा सीक्वेंस है वो इस वाले जीन में या जो भी हमारा सीक्वेंस NCBI पे मौजूद है उससे 100% सिमिलर है। इसका जो सिमिलरिटी इंडेक्स है, जो होमोलॉजी है वो 100% आ रही है। अब हमने अपना जो फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना होता है उसमें हम लोग, क्योंकि ये अगर हम सिलेक्ट ऑल करें हमारे पास 100 सीक्वेंस है और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत बड़ा ट्री बनेगा, उसको हम एनालाइज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ से मोस्टली जो है वो फर्स्ट 10 या फिर 15-20 जितने आपको रिक्वायर होते हैं उतने सीक्वेंस सिलेक्ट करके डाउनलोड पे जाके अलाइंड सीक्वेंस डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये हमारे पास अलाइंड सीक्वेंस जो है वो डाउनलोड हो गया है। अब हमने करना क्या है कि हम मेगा सॉफ्टवेयर खोलेंगे जिसमें हम लोग फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं। इधर हमने सबसे पहले अलाइन में जाना है, बिल्ड अलाइनमेंट करेंगे। इसमें हमने, क्योंकि हम लोग अभी फर्स्ट टाइम अलाइनमेंट कर रहे हैं, हमारा हमने न्यू अलाइनमेंट करनी है, तो हम क्रिएट न्यू अलाइनमेंट कर लेंगे इस पे। अब वो कह रहा है कि आपने DNA की करनी है, प्रोटीन की करनी है, तो हम लोग के पास DNA सैंपल था, हमने जो सैंपल लिया था वो DNA का था, हम लोग DNA सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आया। यहाँ से आप क्या करते हैं, आपने एडिट करना है, इंसर्ट सीक्वेंस फ्रॉम फाइल। अब यहाँ पे आ गए, क्योंकि हमारा जो हमारा अपना सीक्वेंस था वो डेस्कटॉप पे था, यहाँ पे अब हमने इक्वलाई लिखना है तो हमारा सीक्वेंस आ जाएगा, इसको सिलेक्ट करके हमने ओपन कर देना है। इसके बाद जो हमने वो फाइल्स ऐड करनी है जो हमने ब्लास्ट से डाउनलोड की थी। डाउनलोड में जाके अब ये सीक डंप वाली है, इसको हमने सिलेक्ट करना है, सीक्वेंस ऐसे आता है। अब ये सारा सीक्वेंस जो है वो हमारे पास आ गया है। अब हमने जो लास्ट वाली एम्प्टी फाइल होती है हम इसको डिलीट कर देते होते हैं, इसको डिलीट कर देते होते हैं, या फिर अगर आप सिलेक्ट करें तो उसको सिलेक्ट नहीं करते। अब आपने Ctrl+A करके सबको सिलेक्ट करके इनकी अलाइनमेंट कर देनी है कि ये सीक्वेंस जो है ये अलाइन हो जाए। ये वाली जो सेटिंग है ये बाय डिफॉल्ट आप रहने देते हो, ओके कर देते हो। अब यहाँ पे पेयर वाइज अलाइनमेंट हो रही है, इसकी मल्टीपल अलाइनमेंट हुई है, आपका अलाइन सीक्वेंस हो गया। अब जो भी इसके गैप्स थे वो इसने आपको बता दिया कि ये यहाँ पे गैप्स आए थे, और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सेम कलर की हो गई है। टी जो है अब वो सारी आपको रेड शो हो रही है, ए जो है वो सारी ग्रीन शो हो रही है, ये आपके पास आ गई है। अब आपने क्या करना है, ये बेसिकली आपने अलाइनमेंट इसलिए की है कि आप जब आगे फर्दर ट्री बनाते हैं तो उसमें आपको जो मेगा फॉर्मेट होता है उसमें डेटा चाहिए होता है। तो अब यहाँ पे आप करके डेटा में जाके
आप इसको एक्सपोर्ट जो आपने अलाइनमेंट किया है उसको मेगा फॉर्मेट में कर देते, क्योंकि ट्री आपका तभी बनेगा जब आपका डेटा जो है वो मेगा फॉर्मेट में होगा। अब आपने इसको सेव कर देना है। यहाँ पे हमारा इक्वलाई का था तो हम इक्वलाई ही लिख के सेव कर देंगे ताकि हमें फर्दर सर्च करने में इजी हो। आप इसको सेव करके अब यहाँ पे ये फिर पूछ रहे हैं कि आपकी फाइल का नाम क्या था। आपने इक्वलाई करके आपने इसको सेव कर देना। अब वो पूछ रहे हैं कि आपने करनी है प्रोटीन कोडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटा करना है, अगर आपने करना है तो यस, अदरवाइज नो। हम कर देते। अब ये वाली फाइल जो हमारी है ये सेव हो गई है। अब हम इसको जब एनालिसिस करेंगे, आपने फाइल में जाके फाइल सेशन ओपन करना है। फाइल सेशन वो है जो आपने अभी मेगा फाइल बनाई है। आपने इक्वलाई, अब ये मेगा फाइल थी, आपने इसको ओपन कर देना है। अब जब आपकी ये वाली मेगा फाइल जो आपने अभी बनाई थी ये ओपन हो गई है, अब आपने जाके फाइलोजेनी में जाके ट्री बनाना है। अब नेबर ज्वाइनिंग आप सिर्फ इसलिए आपने सिलेक्ट करना है नेबर ज्वाइनिंग को। नेबर ज्वाइनिंग इसलिए होती है कि आप उसमें जो एनालिसिस होता है आप वो कर सकते हो, जो आप एवोल्यूशनरी बेसिकली हम लोग ये कर सिर्फ इस वजह से रहे हैं कि आप एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है उसको कर सके। अब आपने फाइलोजेनी में जाना है, कंस्ट्रक्ट करना है नेबर ज्वाइनिंग ट्री। अब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने इसको ओके कर देना है। ये मेनली हम इसको बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं, अगर आपने करनी नहीं है। आपके पास अब ये ट्री बन गई है, ये आपके पास आ गया है। अब आपको ये हम लोग आगे फर्दर कर सकते हैं कि आप जब इसकी ब्रांच लेंथ करते हैं या ट्री करते हैं तो वो उसमें बता देता है कि ये इतने परसेंट इमोलॉजी है। अब सबसे पहले अभी आप ये देख रहे हैं कि ये जो आगे लाइंस बनी हुई हैं इसको नोड्स कहते हैं। ये पूरा जो होता है, अब ये वाला जो है इसको हम क्लेड कहते हैं कि ये एक ग्रुप है। अब फर्दर जो इसकी आ रही है, यहाँ से अब ये दो ग्रुप्स निकल रहे हैं, एक ये ऊपर वाला ग्रुप है और ये की अलग है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशनशिप सिर्फ ये जो एक ये बड़ी वाली लाइन जा रही है या जो ब्रांच जा रही है सिर्फ इन दोनों को ये जो है ज्वाइन कर रही है। फर्दर वाला ऊपर वाला ग्रुप अलग है, नीचे वाला अलग है। तो अब हमारा सीक्वेंस जो था वो ये वाला था X5, ये 45201 हमारा ये था। तो इसकी जो सिमिलरिटी आ रही है वो सबसे ऊपर वाला जो सेशन नंबर है या जीन है उससे आ रही है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा कर लेते हैं कि आपने इसकी कैसे, अब कुछ अगर हमने टोपोलॉजी ओनली करनी है तो उसमें ये आ जाएगा, लेकिन आपको एक प्रॉपर ट्री चाहिए होता है तो आप इसको दोबारा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको ब्रांच लेंथ करनी होती है। मोस्टली हम ब्रांच लेंथ जो है उसको नहीं करते, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये नीचे आपको कैप्शन का दे रहा है कि आपको, क्योंकि जब आप लोग किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट में या कहीं पे भी थीसिस में लगाते हैं तो आपको कैप्शन चाहिए होता है। तो वो ये नीचे सारा इसने कैप्शन दिया हुआ है कि आपने नेबर ज्वाइनिंग की है, उसके बाद आपकी जो ब्रांच लेंथ है वो इतनी आ रही है। आपने ये सारी जो आपने जिस तरह से आपने परफॉर्म किया है उसकी वो थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको दे देता है। अब यहाँ से एज इट इज़ आप कॉपी कर लेते हैं और आपने अपनी वर्ड फाइल में या जहाँ पे भी लगाना है वहाँ पे आप पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या आता है कि अब आप ट्री देख लेते हैं। ट्री जो है वो डिफरेंट टाइप्स के इसमें आते होते हैं कि आपने वो कैसा बनाना है। अब यहाँ पे जिस तरह टैक्सॉन सेपरेशन है कि आपने इसकी जो टैक्सॉन सेपरेशन है, जो इसकी लेंथ है वो कितनी करनी है, तो ये आपको जितनी चाहिए हो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब हम इसको इतना रख रहे हैं। उसके बाद विड्थ भी है कि आपको इसकी कितनी एडजस्ट करनी है, वो भी आप अपने तरीके से जितना आपको चाहिए आप उतना रख सकते हैं। अब ये आप नोड में जाके शो इन्फो करेंगे तो वो उसमें आपको बता देगा। अब जो आपके वाला सीक्वेंस था उसकी सबसे ऊपर वाला जो NCBI में सीक्वेंस था उससे 95% होमोलॉजी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दो ग्रुप्स जो हैं, ऊपर वाला जो ग्रुप है उसकी सिमिलरिटी जो है 92% आ रही है अपने एंसेस्टर से, और नीचे वाला जो ग्रुप है उसकी 96% आ रही है। इन सब की एक दूसरे से, ये जो ऊपर वाला सीक्वेंस था इसकी नीचे वाले जो सीक्वेंस है तीन 96% है, फिर इनकी सेम 96% है। तो इस तरह आप लोग इसकी परसेंटेज भी चेक कर सकते हैं कि कितनी परसेंटेज आ रही है, कितनी सिमिलैरिटी आ रही है।
देन उसके बाद आप इसका लेआउट कर सकते हैं कि आपको कैसा लेआउट चाहिए। मोस्टली जो अभी हमारे पास स्क्रीन पे शो हो रहा है वैसा लेआउट जो है वो यूज होता है। अदरवाइज आपके पास ये भी है, आपको जो स्टाइल ठीक लगता है आपने जो डालना है आप वो डाल सकते हो। कि डिफरेंट वो इसके लेआउट्स हैं। ये वाला एक सर्कुलर है, मोस्टली ये भी यूज होता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो ट्री वाला ही यूज होता है, जो ये वाला है। उसके बाद ये है कि अगर आपको इसको ये वो आ गया जो सबसे पहले था कि अब ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि जो ऊपर वाला ग्रुप था उसकी 92% होमोलॉजी थी, और नीचे वाला जो है उसकी जो सिमिलरिटी थी या होमोलॉजी थी वो 96% थी। अब ये फर्दर उसने आपको ट्री वाली शेप इसकी नहीं दी। तो अगर हमने दोबारा अगर वो प्रॉपर वाली शेप लेनी है तो हम टोपोलॉजी ओनली में जाके अपनी वो वाली शेप ला सकते हैं। अब आप इसको डाउनलोड कैसे करेंगे? आपने अगर यहाँ पे अगर आप इमेज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट दे रहा है कि आपने पीडीएफ में करना है, पीएनजी में कर, अगर तो आपने एक पिक्चर सिर्फ सेव करनी है तो आप वो पीएनजी में कर लेंगे। अगर आपको पूरी वो पीडीएफ में पिक्चर चाहिए तो आप पीडीएफ में भी कर सकते हैं। हम अभी फिलहाल पीडीएफ में कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सेव कर लिया अपनी फाइल का नाम। अब इसको जब ओपन करेंगे अब हम देखते हैं कि ये हमारे पीडीएफ में सेव हो गई है। ये अब हमारी पीडीएफ में फाइल जो है ये कुछ इस तरह की सेव हुई है। इसको अगर हम ये हमारे पास पूरी ये पिक्चर है लेकिन ये इसने हमें पीडीएफ में दी है। अगर हमने इसको पीएनजी में सेव करना है तो हम पीएनजी में भी सेव करके इसको देख लेते हैं कि ये पीएनजी में किस तरीके से आएगी। ये हमारा ट्री जो है ये पीएनजी में आ गया है। कि हमें पिक्चर मोस्टली हमें पिक्चर ही चाहिए होती है जो हम अपने थीसिस में लगाते हैं, क्योंकि हमने वर्ड फाइल में लगानी होती है तो वो हम थीसिस में यहाँ से हम लोग पिक्चर डाउनलोड करके लगा सकते हैं। और एग्जैक्ट हमें फिर साथ कैप्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग नीचे से कैप्शन जो है वो यहाँ से कॉपी पेस्ट करके और वहाँ पे हम लोग सेव कर देते हैं। तो इस तरह हम लोगों का फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है, जिसमें हमें इसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता चल जाता है कि कौन सा हमारे जो सीक्वेंस है वो किस सीक्वेंस से कितने परसेंट सिमिलर है। और एक चीज होता है कि ये तो अभी आपको सिर्फ आपने इस तरह इसको कर दिया है, सिर्फ सेशन नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि जो सबसे पहले हमारा वाला जो सीक्वेंस है वो कौन सी थी। सेशन नंबर तो लिखा हुआ है लेकिन आपको अब आइडिया तो नहीं है ये कौन सा है। तो आपने जब इसको एडिट करना होता है, अब लेट्स सपोज दैट कि हमारे पास जो जीन था वो इक्वलाइज रेक्ट ए जीन था, लेकिन यहाँ पे भी सिर्फ सेशन नंबर ही लिखा हुआ आया है क्योंकि हमारा ऑलरेडी सबमिटेड है। तो आपने करना क्या है कि आपने अपने वाले सीक्वेंस पे डबल क्लिक करना है। भी अब एडिट वाला ऑप्शन आ जाएगा। आपने सेशन नंबर अगर आपने लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। बैक स्पेस करेंगे रिमूव हो जाएगा। इसमें स्पेस डाल के हम लोग लिख देते हैं इक्वलाइज रेक्ट ए जी। अब हमारा ये था, आपने इंटर करना है। अगर आप इंटर नहीं करेंगे तो आपका जो आपने एडिट किया है वो नहीं आएगा। आप इंटर करेंगे, अब ये आपकी चेंजेस ऐड हो गई हैं। अब आपने किसी और का भी करना है, लेट्स सपोज दैट कि आपने ये वाला करना है, तो हम लोग करते हैं ये वाला सेशन नंबर यहाँ से कॉपी करते हैं। डबल क्लिक आपने पहले किया था ताकि आप इसको एडिट कर सकें। सेशन नंबर यहाँ से आपने कॉपी किया है। अब आपकी ये वाली फाइल थी जहाँ से आपने जो अलाइंड सीक्वेंस थे जिनकी होमोलॉजी आ रही थी उन उनको हमने डाउनलोड किया था। इस वाले ब्लास्ट पे दोबारा आके आपने कंट्रोल एफ करके यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो आप डालेंगे, आपको पता चले कि उसका नाम क्या है। अब यहाँ पे इसने हाईलाइट कर दिया है, ये देखिए ये हाईलाइट है। अब यहाँ से आप इसका नाम देख लेंगे कि ये कौन से वाला, अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि इक्वलाइज स्ट्रेन 21 ईवा क्रोमोसोम। तो हम ये अब आपने क्रोमोसोम तक कॉपी करना है, क्रोमोसोम तक कर लें, ईवा तक करना है, जहां तक करना है वो करके यहाँ पे आप सेशन नंबर अगर लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज इसको रिमूव करके आप जो इसका नाम था आपने वो करके इंटर कर देना। अब इसका नाम सारा यहाँ पे आ गया। अब
हमने क्योंकि वो डबल कॉपी किया था, हमारा सेशन नंबर जो है वो 2 दफ़ा आ गया। अब हम इसको दोबारा डबल सेलेक्ट करके रिमूव कर देंगे, इंटर करेंगे। अब हमारा जो जिसके साथ सिमिलरिटी आई थी, अब हमें यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि जो ई कोलाई रेक्ट ए जीन था जिसकी हमने एनालिसिस करना था, उसकी जो होमोलॉजी आ रही है या सिमिलरिटी आ रही है वो ई कोलाई स्ट्रेन 21 ईवा क्रोमोसोम से आ रही है। इसी तरह फर्दर आप लोग सारे इसी तरह एडिट कर सकते हैं कि आपने डबल क्लिक करना है, सेशन नंबर जो है उसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप ब्लास्ट एनालिसिस ओपन करेंगे। यहाँ पे आप सर्च बार में लिखेंगे। अब यहाँ पे इसने हाईलाइट कर दिया है। अब यहाँ पे जो है पहले वाला हमारा 21 ईवा 4 से था, अब ये वाला जो है वो E4 क्रोमोसोम में है। सेम हम लोग यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी करके और यहाँ पे हम लोगों ने पेस्ट कर देना है। यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे और फिर जितना हमें चाहिए उतना लिखेंगे और जो फर्दर चीज़ें हैं उनको हम बैक स्पेस करके रिमूव कर देंगे और इंटर करेंगे तो हमारा एडिट हो जाएगा। जो हमने नाम एडिट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह हम लोग फर्दर सारे करके और इसके बाद हम लोग जब इमेज करके डाउनलोड करेंगे तो अब हमारे पास जो डाउनलोडेड फाइल आएगी, पहले वाली जो डाउनलोडेड फाइल थी, अब अगर आप ये देखें तो इसमें ये ऑलरेडी वैसे ही है जैसे हम लोगों ने वो हमारा ट्री बना है तो वो हो गई है। लेकिन हमें तो वो चाहिए थी फाइल जिसमें हमने एडिट की हुई हो चीज़ें ताकि हमारी चीज़ें क्लियर हो। अब जो दूसरी फाइल हमने डाउनलोड एडिट करने के बाद डाउनलोड किया, ये PDF करेंगे तो इसमें क्लियर आ जाती है, पूरा आ जाता है। तो ये इसमें हम लोग जब डाउनलोड करके दोबारा करेंगे, PDF डाउनलोड किया हमने इधर, ये जब ओपन होगा तो इसमें एडिटेड फाइल्स होंगी। तो थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं तो ये देखें कि ये हमारे पास 21 ईवा क्रोमोसोम आ गए हैं। तो इस तरह आप एडिट करके जो भी आपने डिजायर्ड आपका नाम है आप वो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं और डाउनलोड करके फिर आप अपने मैन्युस्क्रिप्ट में ऐड कर सकते हैं। जो होमोलॉजी बेसिकली आप लोग करते हैं, जो आप की वो होती है कि आप जो होमोलॉजी या फिर सिमिलरिटी इंडेक्स होता है वो 97 प्लस होता है कि आपकी इतनी परसेंट आनी चाहिए। तब वो अगर इससे ज़्यादा होगी मतलब कि 80 प्लस या 90 प्लस, सॉरी 90 प्लस होगी तो वो फिर उसको करते हैं कि उसमें थोड़ी बहुत है। अगर इससे कम आपकी सिमिलरिटी आ रही है तो फिर वो उसको नोवेल इंडिकेट करते हैं। जो आपकी एक्सेप्टेबल होती है कि आपने सेम करनी है। अभी तो हमारी क्योंकि हमने मोस्ट कॉमन लिया था, इक्वलाई बहुत कॉमन है। तो अगर आपका ऐसे है कि कोई कॉमन जीन नहीं है, लेट्स सपोज दैट कि अगर आप किसी बैक्टीरिया का कर रहे हैं या सॉरी वायरस का कर रहे हैं तो उसमें होता है क्योंकि उसमें म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा आती हैं तो आपको इतने सीक्वेंसेस नहीं मिलते। तो उसमें आता है कि वो आपकी 98 तक भी जो चली जाती है, जो सिमिलरिटी होती है या परसेंटेज आइडेंटिटी होती है वो चली जाती है। अब जो 90 प्लस होती है उसको हम लोग एक्सीलेंट कंसीडर करते हैं। 70 to 90 जो होती है वो एक्सेप्टेबल होती है, ठीक होती है। लेकिन 70 से जो भी नीचे जाएगी वो होती है कि वो अनरिलेटेड सीक्वेंस है। अगर हम लोग अपने सीक्वेंस से ही सिर्फ कर रहे हैं, हमने कोई नोवेलिटी या वो सर्च नहीं करना, तो उसमें होता है कि अनमैच सीक्वेंसेस हो सकते हैं, अनरिलेटेड डेटा हो सकता है। ई वैल्यू क्या होती है? ई वैल्यू ये करती है कि वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी देती है कि आपका जो मैच है वो बाय चांस हुआ है। मतलब कि अगर वो 0.0 आ रहा है तो वो बेस्ट मैच है। अगर वो आ रहा है
तकरीबन अगर वो माइनस में आ रहा है 1 पॉइंट में, अगर वो माइनस में उसकी वैल्यू आ रही है 1 में आ रही है, तो वो होता है कि वो आप उसको सिग्निफिकेंट करते हैं लेकिन वो इतना नहीं होता। लेकिन अगर उससे भी कम जा रही है, मतलब ये है कि अगर वो इक्वल है 1 पॉइंट के, अगर 1 पॉइंट -1 की अगर कम जा रही है तो वो फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसको ज़्यादा हम लोग कंसीडर नहीं करते। मोस्टली जो प्रेफर होती है वो ज़ीरो ही, जो 0.0 वैल्यू होती है उसको ही कंसीडर करते हैं। और अगर आपने फिर अगर हम लोग परसेंटेज आइडेंटिटी की बात करें तो उसमें ये होता है कि अगर 99 to 100 है, या जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोस्टली केसेस में 98 भी कंसीडर किया जाता है, तो उसको हम नियरली आइडेंटिकल ही कहते हैं कि वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। लेकिन अगर वो 95 to 85 है तो वो क्लोजली रिलेटेड है लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है। फिर 90 to 95 जो है वो रिलेटेड है, लेकिन वो जिस तरह 95 और 98 था वो क्लोजली रिलेटेड था कि उसको हम लोग फिर भी किसी हद तक कंसीडर कर सकते हैं। अगर 90 से कम है तो फिर ये होता है कि उनका जो आइडेंटिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, उनका जो रिलेशन है वो डिस्टेंट है। फिर भी added or sequence अगर आपने एडिट आप ब्लास्ट से पहले उसको कैसे एडिट करेंगे? ब्लास्ट से तो आपने उसकी जो भी सीक्वेंस जिनकी सिमिलरिटी ज़्यादा आ रही है, आपने वो वाले सीक्वेंस डाउनलोड करने हैं, तो उससे पहले कैसे करेंगे? वो तो ऑलरेडी NCBI में सबमिटेड है ना। आप उसकी ये कर सकते हो कि क्योंकि जब आप लोग इसकी फाइल डाउनलोड करते हैं, सारे सीक्वेंस की जब आपने की है, अलाइंड सीक्वेंस आपने डाउनलोड किया है, तो उसमें आपकी फाइल ऐसे आती है। अब ये आपकी फाइल है, इसमें जितने भी हमने 10 सीक्वेंस डाउनलोड किए थे, ये अब सारे 10 सीक्वेंस इसमें आ गए हैं। तो ये है कि आप लोग फिर यहाँ से कर लें कि अब जिस तरह हम लोग ये वाली सारी चीज़ें निकाल दें, या जो भी आपको इसका नाम रखना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। जो आपने डाउनलोड सीक्वेंस किया है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस बनाने के पहले जो आपने किया है, लेकिन आप ब्लास्ट से पहले नहीं कर, अगर आपका अपना सीक्वेंस है उसको तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जो होमोलॉजी के लिए आपने सीक्वेंस लिया जिसके साथ बेसिकली आपने करना है, रिलेशनशिप चेक करना है कि NCBI में जो डेटा मौजूद है उसकी किस चीज़ के साथ सिमिलरिटी आ रही है, कौन से ऑर्गेनिजम्स के साथ आ रही है, कौन से जीन के साथ आ रही है, तो उसको तो आप नहीं पहले एडिट कर सकते। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं फाइलोजेनेटिक ट्री से रिलेटेड। मेरी आवाज़ आ रही जी आवाज़ आ रही है आपकी। है? अच्छा, अब मैंने फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट किया है अपने प्रोटीन सीक्वेंसेस के साथ। तो मैंने उनका ब्लास्ट नहीं किया, लेकिन मैंने अपने सीक्वेंसेस पुट किए हैं टू कंस्ट्रक्ट अ फाइलोजेनेटिक ट्री। तो मुझे मतलब अप टू कितने मैं सीक्वेंसेस के साथ मैं फाइलोजेनेटिक ट्री बना सकती हूँ? लाइक आई हैव thousands of sequences, but I have to represent in my paper that these are the sequences I got and I want to make a phylogenetic tree, और मुझे उसकी मतलब एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो इस मतलब मुझे इसके बारे में पूछना था कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, फाइलोजेनेटिक ट्री उसका कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ 1500 सीक्वेंसेस के साथ? अगर आप इतने ज़्यादा सीक्वेंस डालेंगी तो वो आपका जो ट्री बनेगा वो एक तो बहुत बड़ा बनेगा, और वो फिर क्योंकि आप अगर उसको PDF में भी करेंगी तो वो आपको ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। तो वैसे जो वो होते हैं ना, हम लोग वैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो ज़्यादा से हम लोग ले सकते हैं
20 ले सकते हैं, 200। वैसे अगर आपने लार्ज स्टडी है जिस तरह लेना होता है, वो 200 प्लस भी आप ले सकती हैं, या जितने आपके हैं। लेकिन जो ज़्यादा वो होता है कि आप 30 रिकमेंडेड जो है वो आप 30 सीक्वेंस तक, ताकि आपने उसको एनालाइज भी करना है। अगर आप एक ही उसमें सारे सीक्वेंस डाल देंगे तो वो आपके लिए एनालाइज करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, और एक और चीज़ होती है जी। एक परसेंटेज सिमिलैरिटी एंड बोट स्ट्रैपिंग, लाइक इन दोनों में मतलब क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि जी कुछ पेपर्स आपसे जो बूटस्ट्रैप वैल्यू होती है ना, वो बेसिकली ये होती है कि अगर आपने 500 रखनी है या 1000 रखनी है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो, अगर आपकी लेट्स सपोज दैट कि आपने 1 रखी हुई है, तो ये होगा कि वो सिर्फ जो आपका डेटा है उसको एक ही दफ़ा एनालाइज, एक ही दफ़ा कंपेयर करेगा। अगर आप 500 कर रहे हैं तो वो उसमें 500 टाइम्स आपके डेटा को कंपेयर करेगा। मतलब वो इतनी, हम लोग मोस्टली जो वैल्यू होती है वो 500 या 1000 ही रखते हैं कि इससे एक्यूरेसी ज़्यादा आती है कि इतने टाइम्स आपके उसने रिपीट किया है। अगर 500 हम रख रहे हैं तो आपने जो कंपैरिजन किया है, जो एनालिसिस कर रहे हैं, वो उसको 500 टाइम्स रिपीट करके आपको रिजल्ट देगा। ठीक है। मैंने एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया था अपने लाइक आई थिंक 900 सीक्वेंसेस के साथ, क्योंकि मैं चेक करना चाह रही थी कि उनमें कितना डिफरेंस है, लाइक कौन सा सीक्वेंस जो है वो किस सीक्वेंस के साथ ज़्यादा मतलब सिमिलर है, ताकि मैं अपनी प्रोटीन का फंक्शन जो है वो मैं प्रिडिक्ट कर सकूं अकॉर्डिंग टू इट्स सिमिलर सीक्वेंस। तो वो इतना ज़्यादा मतलब मर्ज हुआ था, मतलब इतना ज़्यादा वो कंजेस्टेड था कि मैं उसमें से अपनी सीक्वेंस ढूंढना मतलब मेरे लिए हो रहा था। लेकिन मैंने जो थे ना ग्रुप्स मुझे मिल गए थे कि ये जो सीक्वेंस है ये इस ग्रुप में आ गया है, ये इस ग्रुप में आ गया है। तो बस मेरा यही क्वेश्चन था कि मेरे पास इतना ज़्यादा डाटा है, तो मैंने उसका फाइलोजेनेटिक जो मैं उसकी सिमिलैरिटी है वो मैं अपने पेपर में कैसे मतलब मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ। मतलब काफ़ी सारे पेपर्स हैं यहाँ पे मतलब अवेलेबल हैं जिन्होंने उन्होंने थाउजेंड्स भी सीक्वेंसेस किए हुए हैं, लेकिन वो आपस में मतलब मर्ज किए हुए हैं उन्होंने नोट्स सारी। तो मुझे इसका मतलब पूछना था कि कितना एक्यूरेट होता है ये वाला हमारा डाटा। मतलब आई होप कि आप मेरा क्वेश्चन समझ रहे होंगे। जी जी, उसमें एक्यूरेसी में असल में ना इशू नहीं आता। मेन जो इशू आता है ना, जिस तरह आपने कहा है कि वो बहुत मर्ज था, इंटरप्रिटेशन में ही आता है। उसने डेटा तो वही, उसने एनालिसिस तो उतना ही करना है। अगर आप बूटस्ट्रैप वैल्यू लिख रही हैं, 500 लिख रही हैं, 1000 लिख रही हैं, तो वो उतना ही करके आपको देगा। डेटा का वो नहीं है कि वो आपको एक्यूरेट देगा या नहीं। जो मेन चीज आती है वो ये आती है कि आपको उसको इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाएगा। एक तो वो बहुत कंजस्टेड होगा, फिर ये है कि जिस तरह हमने उसकी वो लेंथ वगैरह थी, आप उसको करके, क्योंकि आपने देखना है उस, अगर आप ये देखें, आपने इसकी ये जाके आप यहाँ से ये टेक्सॉन सेपरेशन वगैरह अगर आप कर लें, आपने अगर इनको करनी है, ताकि वो थोड़ा सा ये है कि ये देखें ये अपना वाइड हो रहा है और इस तरह, तो आप इस तरह कर दें। लेकिन ये है कि इतना डेटा जो है वो आपको तकरीबन वो इस तरह का कुछ डेटा शो करेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसकी वैल्यूज थी। क्योंकि आप लोग, आपने कंपेयर जो है वो ज्यादा उनको किया था जो आपके सीक्वेंसेस थे। तो ये है कि उसमें ये हो सकता है कि समटाइम्स इसमें ये भी आता है कि अगर आपका कंप्लीट सीक्वेंस हो तो उसमें वो जो सीक्वेंसेस है उसको डुप्लीकेट कर सकता है। डुप्लीकेट फिर वो ट्रिपलेट्स में भी दे सकता है। और उसके फिर क्या होता है कि समटाइम्स ये है कि वो सीक्वेंस पूरे ना दे या गैप्स उसमें आ सकते हैं। तो ये थोड़ी सी जो है ये होती है। ये फिर हम लोग जो वो सॉफ्टवेयर है, अलाइनमेंट जो है वो जो सॉफ्टवेयर वो वाले यूज करते हैं जो हैवी डाटा को कर सके, इंटरप्रेट कर सके, उनको फर्दर प्रोसीड कर सके। अब मेगा में जो मेरी रिकमेंडेशन है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 सीक्वेंस ही करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उसको एनालाइज करना फिर इजी होता है। और वो अगर आपने ज़्यादा करने हैं या फिर उसमें आपको ये करना होता है कि आपने डाल दिए हैं, अपने सीक्वेंस डाल दिए हैं, फिर आप उसको मैनुअली चेक करें कि अगर आपके कोई डबल तो नहीं आ गए सीक्वेंस, आप उनको रिमूव करें। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैंने उसको अलाइन करके मतलब मैंने उसका ट्री बनाया था,
लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मतलब मेरा ये जो लिंक आपस में बना है सीक्वेंसेस के बीच में, ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा, तो क्या मैं ये यूज़ कर सकती हूँ डाटा एज़ कम्पेयर अगर कि मैं अपना सीक्वेंस ब्लास्ट करके और फिर मैं फाइलोजेनेटिक ट्री बनाऊँ? और मतलब मैं उसकी एक्यूरेसी चेक करना चाह रही थी कि क्या हम ये वाला जो फाइलोजेनेटिक ट्री है, इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा ये वाली जो सीक्वेंस वाली मतलब प्रोटीन की फैमिली है, ये इस फैमिली के साथ ज़्यादा सिमिलर है, तो मे बी ये दोनों जो हैं एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करती होंगी क्योंकि ये आपस में सिमिलर हैं। मतलब मैं ये चेक करना चाह रही थी कि तो मैंने जब अलाइन किया तो आपस में मतलब वो बन गए थे। अब मुझे मतलब मेरा यही था कि मतलब ये बिल्कुल एक्यूरेट है कि मैं इसे प्रेडिक्ट कर सकती हूँ या फिर जो है मुझे ब्लास्ट करके फिर उसका फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना पड़ेगा? क्यों आपने क्योंकि जो क्योंकि जो ब्लास्ट था सीक्वेंस ना वो जी जी बहुत एम्बिगुअस सा डाटा दे रहा था मुझे। लाइक मैं कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस लेना चाह रही थी और कुछ में लाइक मतलब जो जैसे 99% फॉर एग्जांपल मेरा जो मतलब काम है वो एक बैक्टीरियल स्पेसिफिक काइंड ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज है उसके साथ है और मैं वही बैक्टीरियल स्पीसीज सर्च करना चाहती थी, ना कि मैं सारा डाटा जो है ब्लास्ट से उठा के मैं फिर उसका फाइलोजेनेटिक ट्री बनाती। तो मैंने अपने सीक्वेंसेस अंदर से एक्सट्रैक्ट करके मैंने फिर अलाइनमेंट करके मैंने फिर उसका ट्री बनाया था। लेकिन अब मुझे उसकी एक्यूरेसी लाइक वो मुझे उसकी वो समझ नहीं आ रही थी। लाइक मेरा ये मुझे ये बताएं आपने जो लिया था डेटा लिया जो सीक्वेंसेस जिनका ट्री बनाया है वो सारे आपके अपने थे? यस नहीं लाइक मैंने ब्लास्ट से निकाले थे बट मैं साइक्रोफिलिक स्पीसीज पे काम कर रही हूँ तो उनमें थर्मोफाइल्स भी थे तो मैंने सिर्फ साइक्रोफाइल्स वाले सीक्वेंसेस उठाए थे। मैंने पाइथन के थ्रू उनको एक्सट्रैक्ट किया और मैंने जो थे ना फिर मैंने उसका फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया था लाइक अंदर से थर्मोफाइल निकाल के। सही है मतलब आपने पहले जो है आपने डाटा सिलेक्ट किया है कि आपको यही यस चाहिए और फिर आपने उसकी एग्जैक्टली बात की है। यस अच्छा इसमें ना अब आप दो तीन चीजें हो सकती हैं कि जो सीक्वेंसेस की क्वालिटी है वो अच्छी है उसमें गैप्स वगैरह ना हो और जो सीक्वेंस वो फुल सीक्वेंस मतलब फुल लेंथ होनी चाहिए। जो कुछ सीक्वेंस होते हैं ना जो शॉर्ट लेंथ के होते हैं जिस बिल्कुल तरह कुछ बिल्कुल न्यूक्लियोटाइड्स हो गई 90 हो गई या इतनी हो गई तो उनकी फुल लेंथ हो उनमें और से वो मैंने अलाइन जी उनमें से मैंने मतलब मैंने सारा करके मतलब सारा कुछ निकाल के सारा अपना डाटा बिल्कुल मतलब प्योर करके फिर मैंने उसका वो बनाया था। लाइक मैंने शॉर्टर निकाल दिए, फ्यूजन प्रोटीन निकाल दी मतलब जो जिनके लार्जर सीक्वेंसेस होते हैं थाउजेंड्स वगैरह वो मैंने सारे निकाल दिए। मैंने एक स्पेसिफिक लेंथ के रखे थे और फिर मैंने उनका वो बनाया था। अच्छा आपने अगर उसकी अलाइनमेंट उसकी ठीक है उसकी फुल लेंथ है तो फिर तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो ठीक आएगी रिलायबल आएगी। ओके लेकिन अब आप उसको फिर हम अलाइन उसका सीक्वेंस चाहिए फंक्शन होता है फिर क्या हम लोग उसका फंक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं उस स्पेसिफिक प्रोटीन का? लाइक कि अच्छा ये वाला जो नोड है वो इस नोड के ज़्यादा करीब है तो इसका मतलब कि ये इसका सीक्वेंस सिमिलैरिटी इसके साथ है तो इसका मतलब है हम लोग मतलब दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म करती होंगी। उसकी कितने परसेंट हेमोलॉजी आ रही है क्योंकि ना डिपेंड इस पे भी करता है ना जिस तरह मैंने बताया है पहले कि अगर वो 99% है तो वो तो फिर ये है कि वो आइडेंटिकल है। लेकिन अगर वो 95 से 98 तक जा रहा है तो वो क्लोजली रिलेटेड है लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है। कुछ उसमें हो सकता है कि वो फंक्शन जो है वो सेम परफॉर्म करे कुछ भी हो सकता है कि कुछ फंक्शंस उनके चेंज हो। तो ये डिपेंड करता है कि कितने परसेंट उनकी होमोलॉजी आ रही है सिमिलरिटी आ रही है। ओके होमोलॉजी मैंने इस तरह से तो नहीं चेक की थी लेकिन मुझे ये आइडिया है कि वो इतनी ज़्यादा सिमिलर नहीं थे कि उनके 99% 98% इतनी थी, इस तरह से नहीं था। तो मतलब परसेंटेज सीक्वेंस आइडेंटिटी बहुत लो थी बट दे वर ग्रुपिंग टुगेदर तो नहीं उस ग्रुपिंग से ये नहीं आप कर सकते ना कि इतने ओके परसेंट आपका सिमिलर है। वो तो ये है ना कि हो सकता है कि वो ग्रुप भी बना रहा हो लेकिन वो 95% से भी कम उसकी आ रही हो सिमिलरिटी। तो फिर तो हम ये नहीं इंडिकेट कर सकते कि इनका फंक्शन जो है वो सेम होगा। क्योंकि जो ग्रुप्स थे ना वो फॉर एग्जांपल मेरी जो प्रोटीन की फैमिली है वो
वो वाली फैमिली अलग ग्रुप बना रही थी, फैमिली नंबर 2 अलग ग्रुप बना रही थी, फैमिली नंबर 3 अलग ग्रुप बना रही थी, इस तरह से। बट उनके जो फंक्शंस हैं, कुछ के अननोन फंक्शंस हैं, कुछ के नोन फंक्शंस हैं। तो ये तो अपने पेपर में ये मेंशन करने के लिए कि हम लोग मतलब उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि हमने ये फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया, दे वर ग्रुपिंग टुगेदर एंड दिस इज द these are the two sequences that belong to same similar family, इस तरह से। मतलब आई होप इट्स मेकिंग सेंस क्योंकि जी जी ये है ना कि वो अगर उनके ये भी हो सकता है कि उनके एंसेस्टर्स जो है वो सेम है, वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बाद वो भी तो आता है कि क्लास आती है, जीन आता है, स्पीशी आती है, कि हो सकता है कि वो डिफरेंट हो। ओके कुछ क्लियर हुआ है? थोड़ा बहुत हो गया है, बट मुझे थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में उसका हो रहा था कि हम लोग पेपर में कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि इसमें फाइलोजेनेटिक ट्री में हमने ये बताना होता है कि हमारे पास ये वाला जो सीक्वेंस है इसका इंसेस्टर जो है ये है, तो इस तरह से। लेकिन जब आपके पास ज़्यादा डाटा होता है तो फिर हम उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं पेपर के अंदर। ये देखिए ना, ये आपने जब इधर से इसको ट्री किया है तो आप इसकी जब ब्रांच वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप सॉरी एक मिनट, नोड्स में जाके नोड इन्फो जब शो करेंगे, ये देखिए ये मैंने अभी इधर से नोड में जाके नोड इन्फो शो की है, तो उसने कुछ जो है वो आपको परसेंटेज बता दी है कि ये इतने परसेंट सिमिलर है, इतने परसेंट सिमिलर है। ये वो वाला मतलब ये एक आपको आइडिया दे देते हैं कि आपका जो है ये इतने परसेंट इससे सिमिलर होगा। जो आप ब्लास्ट पे एनालिसिस करके आपकी ये यहाँ पे परसेंट आइडेंटिटी आ रही है, ये तो है कि ये बिल्कुल आइडेंटिकल है जो आपका जीन है वो, ये वाला जो सीक्वेंस है या जो भी आपका जीन है या ऑर्गेनिज्म है इससे सिमिलर है। ये तो आपको एक्यूरेट वो बता रहा है कि इतने इतने इसमें सिमिलर है, आपका जो सीक्वेंस था वो इससे बिल्कुल मैच कर रहा है। लेकिन आप जब फाइलोजेनेटिक ट्री बना के नोड पे शो इन्फो करते हैं तो वो भी आपको आइडिया रफली आइडिया दे देता है कि इतने परसेंट सिमिलर है जो आपका सीक्वेंस है वो दूसरे सीक्वेंस से जिससे आपने कवर किया है। यस मुझे आइडिया हो गया थोड़ा बहुत, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम बेटे, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. जी अच्छा बेटे, so now Aniza has covered yes her ma'am. part, that is construction of phylogenetic tree. तो इसमें आप लोगों की जो भी क्वेरीज हो आप इसको करें, प्रैक्टिस करें। तो दिस व्हाट्सएप ग्रुप विल रिमेन ओपन। आप लोगों को जो भी इसमें आफ्टरवर्ड्स भी प्रॉब्लम हो तो आप वो क्वेरीज इंशाल्लाह हमसे पूछें तो इसको एड्रेस करेंगे। और ये सब चीजें ना प्रैक्टिस से आती हैं, मतलब लाइक जेन बैंक सबमिशन या फाइलोजेनेटिक ट्री
जब आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे, वैसे तो जेन बैंक सबमिशन आपने देखा, द होल प्रोसीजर वाज क्वाइट सिंपल। तो लाइकवाइज फाइलोजेनेटिक ट्री भी वो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इसका हम, लेकिन आप लोगों से इसका प्रोटोकॉल भी शेयर कर देंगे, ताकि इन केस अगर आपका कोई स्टेप मिसिंग हो रहा हो तो आपके पास इन राइटिंग वो चीज़ें अवेलेबल हो। तो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, वी विल शेयर द प्रोटोकॉल, रिटन प्रोटोकॉल एज वेल। ठीक है, एनी अदर थिंग वुड यू लाइक टू आस्क और डिस्कस? रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्ड कर रहे हैं हम सेशन, वो आपको मिल जाएगी। बाकी प्रोटोकॉल फाइलोजेनेटिक ट्री का, क्योंकि छोटे छोटे काफ़ी स्टेप्स होते हैं, वो अनीसा ने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिखाएं। ठीक है, लाइकवाइज जेन बैंक भी हमने कोशिश की आपको परफॉर्म करके दिखाएं। लेकिन इसका जो फाइलोजेनेटिक ट्री है उसका इन राइटिंग आपको डिटेल प्रोटोकॉल भी मिल जाएगा। ठीक है, सो विद दिस थैंक यू सो मच। आप लोगों ने ज्वाइन किया, और हमारा फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज भी आप बीजे माइक्रो लैब के नाम से अवेलेबल है। बाकी हमारा जो लिंक है गूगल पे, उस पे भी आप लोग अपने कमेंट्स दिया करें। सर्टिफिकेट्स भी सबको मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ई सर्टिफिकेट्स आपको विद इन 48 आवर्स मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट द सर्टिफिकेट्स। तो बाकी हमारा जो गूगल पे आपसे लिंक शेयर करेंगे, उस पे आप अपने रिव्यूज और अपने कमेंट्स दिया करें। और ये हमारा इनिशिएटिव है, इट्स जस्ट लाइक अ स्टार्टअप कंपनी। इसमें हम यही चाहते हैं कि आप लोगों को जो हमें आता है, जितना आता है, वो हम आप लोगों को सिखाएं, ताकि ये जो सीखने और सिखाने का अमल है ये जारी रहे। ठीक है, तो ये हमारा ज़रूर इनिशिएटिव आप अपने कोलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ प्रमोट किया करें। और जो भी इसमें हमारे आप लोगों को सर्विसेज चाहिए हो हमारी, जैसे डीएनए एक्सट्रैक्शन, आरएनए एक्सट्रैक्शन, पीसीआर, रियल टाइम पीसीआर, और अगर इसमें से आप कोई टेक्निक सीखना भी चाहें तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आपसे हमारे व्हाट्सएप नंबर भी आपसे शेयर कर देंगे, वो बल्कि ग्रुप में आपके पास अवेलेबल है। डॉक्टर बुशरा का भी आपके पास नंबर अवेलेबल होगा, तो आप डायरेक्टली उन्हें भी, मुझे भी कांटेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।